गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सबका। हेलो एवरीवन। तो बलदेव फूल ले आओ बच्चों के लिए, फूल चढ़ाए जाए इनके लिए, बहुत दिन बाद आए लोग। हाँ बलदेव फूल ले आओ, फूल इनके लिए फूल ले आओ, इनके तनाव को कम किया जाए बलदेव। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? चलिए तो मैं तो ठीक हूँ, तो जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही हूँ। हाँ ठीक है। तो क्या पढ़ने आए तुम लोग आज? कैसे आए क्लास में भटक के एकदम? मतलब कुछ तो आ ही रहे थे इंडियन, तो आज कहाँ से आ गए सुबह 10 बजे? पढ़ने आए हैं पर्यावरण। ठीक है तो शुरू करेंगे हम लोग। शुरू क्या करूँ मैं, इनका भी आने का ही टाइम खत्म नहीं हो रहा है। जहाँ 3-4 सब्जेक्ट पढ़े लेट आना शुरू कर देते हो तुम लोग। कलेक्टर बन गया हूँ मैं बोले अभी से। 2 सब्जेक्ट में बोले सर टाइम से आना बंद कर देता हूँ। मुझे अब नॉलेज हो चुका है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने आप की घड़ी हूँ, घड़ी के कांटे मैंने निकाल दिए हैं, अपने हिसाब से सेट करता हूँ। टाइम से कभी नहीं आऊँगा। क्या बता रहे थे आप? आपकी क्लास का टाइम 10 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आऊँगा मैं 10:08 तक। तो यही कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि अगर आप इस टाइम पे अगर आ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं सबसे पहली तो क्लास का टाइम 10 बजे का है, तो आपसे विनम्र निवेदन है आप क्लास में 10 बजे एंट्री ले लें। सबसे पहला नियम है मेरी कक्षा का। 1-2 दिन तो चलो ठीक है चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद समझ में आना बंद हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है। हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप पहले अगर ज्योग्राफी पढ़ लियो हो मुझसे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट एक आध कोई कोर्स तो पहले पढ़ रखा हो मुझसे आप लोगों ने, तो आपको थोड़ा और मदद ही मिल जाएगी। एटलीस्ट फिजिकल ज्योग्राफी जैसा पार्ट, भौतिक भूगोल जैसा हिस्सा। मान लो कि नहीं पढ़ा है सर, मैं तो नया हूँ, अभी जन्म हुआ है मेरा यूपीएससी एग्जाम के लिए। हाँ वही मतलब, तो भी कोई बात नहीं, जहाँ कोशिश करूंगा मैं, जहाँ बेसिक्स की जरूरत होगी वहाँ सिखाऊंगा भी। ज़्यादातर आपको क्लाइमेट चेंज में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट वहाँ पे कवर करा दूंगा। उसके बाद में चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आज ही डिसाइड कर लो कोर्स में रेगुलर आना है, लाइव कवर करना है, या जो जोश में 5-6 दिन आके बंद करना है। मतलब 5 दिन में मत खराब करो, मेरा तो ये मतलब है ना। और नहीं तो थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाके, रेगुलरिटी में लाके क्लास साथ ही खत्म कर लो, 1-1.5 महीने में आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहली बात दोबारा बता देता हूँ कि टाइम से आप क्लास में आने की कोशिश करें। 3-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट लेट आना जो है चल जाएगा, ऐसा अगर आपको लगता है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, निकल जाइए यहाँ से। तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है आपको। ज्योग्राफी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी तो फिर जहाँ जरूरत होगी मैं बेसिक्स कवर कराई दूंगा। और ये लाइफ की कहानी बता दी मैंने। बेसिक कुछ कोर्स की कहानी में समझा देता हूँ 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ये जीवन भर ये चलता रहेगा कि आप अगला कोर्स कब आएगा। इस एनवायरमेंट सब्जेक्ट में इसको कॉम्प्रिहेंसिव कवर करूंगा मैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव कवर करूंगा इसलिए इसमें सेशन थोड़े सब कुछ कवर ज़्यादा करने होते हैं, तो करीब करीब 40 से भी ज़्यादा सेशन लग जाएंगे। कोशिश मेरी रहेगी क्लासेस कंटिन्यू लूँ मैं, जैसे कि हमेशा लेने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ताकि जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस वाला कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो ये तो अभी रनिंग है, इसकी क्लास का टाइम 10 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मेरा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। इंडियन ज्योग्राफी दोपहर में 3 बजे है, जो कि बिल्कुल नियर टू एंड है, खत्म होने वाला है इसी महीने में। दिस मंथ का मतलब क्या हो गया, सितंबर। 3 बजे से मुझे लग रहा है अप्रॉक्सीमेट 20 सितंबर के आसपास से ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो रहेगा वो हम कवर करेंगे, वो आ जाएगा इसी महीने। ठीक है जी। तो इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है। मैं आपको 5 मिनट इसलिए बता रहा हूँ कि बीच में कल को कोर्स में अगर कोई आए पूछे आपको ये कोर्स कब आएगा, तो हम बता सके कि भाई पहली क्लास जाकर देख लो, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द कोर्स। तो ये इंडियन ज्योग्राफी की कहानी हो गई। तो इस महीना सॉर्ट आउट हो गया हमारा। इस महीने सितंबर में ये चलेगा, एनवायरमेंट चलेगा और ज़्यादा ह्यूमन इकोनॉमिक रहेगा। अक्टूबर में भी आपका पूरा एनवायरमेंट ले लेगा समय, उसके बाद में इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट ले आऊंगा, और उसके साथ साथ पैरेलली मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल ज्योग्राफी आपका आ जाएगा। तो ऐसा कुछ प्लान रहेगा, उसके बाद फिर वो साइकिल चालू हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी और इस तरह से। तो अक्टूबर में आप एनवायरमेंट के बाद आपदा प्रबंधन, इसी के बाद कंटिन्यू देखना कि जैसे एनवायरमेंट खत्म होगा उसके 2-3 दिन बाद अगर होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट सुबह 10 बजे शुरू कर देंगे, और ये फिजिकल ज्योग्राफी की कहानी रहेगी। ठीक है जी। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी इन द सेंस कि मैप को अगर जोड़ दो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बन जाता है। तो अक्टूबर में 3 बजे वाले सेशन में इसके आसपास का कुछ होगा वीडियो। इधर उधर की सवाल मैं पूछूं मुझसे किसमें कितने सेशन होंगे, तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए। ठीक है। हाँ जबरदस्ती थोड़ी मतलब जो है कहानियां सुनाने लगूंगा मैं, जितनी जरूरत होगी उतनी क्लासेस लूंगा। ठीक है। चलिए तो ये कुछ कहानी की बेसिक जो चीज़ में ध्यान रखना है। पूरे कोर्स की सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं आपको, आज सीखना हो सीख जाओ, नहीं तो 3-4 अटेम्प्ट बाद समझ आएगी। पहली बात, अगर आपने कोर्स शुरू किया है सो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट के नाम पे आपसे कह रहा हूं कि इसको जिस भी सेंस में आपको मुझसे समझना है, आप क्लास को डेली निपटा लो। डेली क्लास लेनी है आपको। लाइव आने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप थोड़े डिसिप्लिन में रहते हो। किसी दिन इमरजेंसी हो सकती है, बट सेम डे जितनी इमरजेंसी से वो काम था, पढ़ाई भी आपके लिए भी बड़ी इमरजेंसी से कोई कम नहीं है। तो सेम डे उसकी रिकॉर्डिंग देख के नेक्स्ट डे आप अपना लाइव सेशन चालू कर दें। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बहुत बार आपको ऐसे प्रलोभन आएंगे मन में, मन जो है ना आपका बहुत बार प्रलोभन देगा, यार ये चीज तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, यार ये तो मैं 2x पे देख के खत्म कर लूंगा। मतलब अपने आप को तुम स्मार्ट बनाने की कोशिश करोगे, बट रायता फैल जाएगा। मतलब मैं तुमको अच्छे से कह रहा हूँ, अक्सर मन तुमको इस प्रेजेंट से निकालने की कोशिश करेगा और थोड़ा आराम की तरफ ले जाएगा। नहीं सुनना है, चुपचाप 10 बजे आके बैठना, 10 से 12 बैठना, 2 घंटे में जितना हो जाए काम खत्म। आ गई बात समझ में? तो कोशिश करें आप इन सेशंस को, मैंने फिर कंडीशन रख दी है कि अगर किसी कारण से छूट जाए तो उसको लेके मत बैठे रहना, नेक्स्ट डे कंप्लीट करके आना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो याद रखना है कि आप थोड़ा सा कोशिश करें अपने आप को रेगुलर रखें। इसमें बेनिफिट ही आपका, नहीं तो मान लो 10 दिन आप रेगुलर रहे, उसके बाद बंद कर दिया कोर्स आपने, रैंडम कोई दूसरा चालू कर दिया, तो प्रैक्टिकली सोचो 10 दिन खराब भी हो गए। अगली बार जब शुरू करोगे तो 10 दिन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या तो कोई रहता नहीं, मतलब इनडायरेक्टली आपको 20 दिन खराब हो गए प्रिपरेशन, और 20 दिन में अच्छा खासा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, कुछ को लग रहा होगा सर पढ़ा नहीं रहा, पढ़ाना चाहिए सबको, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 10 दिन तो तुम्हारे चले जाएंगे, 15 दिन मुश्किल से 15 दिन चले जाएंगे, और फिर 15 दिन और चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं फिर आपसे कहूंगा एक रिवीजन वाला पार्ट जो बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप जो सेम डे पढ़े उसको नेक्स्ट डे मतलब रिवाइज कर ही लें।
रिवाइज कैसे करना है, तो जो भी चीज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको अपने शब्दों में एक बार ब्लैंक पेज में लिखने की कोशिश कर लो आप, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पूरा सब्जेक्ट पिछले 4 से 5 सालों में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, अभी मैं सारे एनालिसिस करवाऊंगा आपको। तो एक क्लास में जो तुम रनिंग नोट्स बनाओगे, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, क्लास में जो रनिंग नोट्स बनाओगे और जो करंट अफेयर्स पढ़ोगे, इससे तुम्हारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। यहाँ वहाँ की किताबें, यहाँ वहाँ के नोट्स रेफर करने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, क्लास के रनिंग नोट्स पे आप थोड़ा सा ज्यादा रिलाई करो, मतलब उसको ज्यादा रिवाइज करो, उसको ज्यादा रिवाइज करो। करंट अफेयर्स जो भी आप डेली पढ़ रहे हो, एनवायरमेंट वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, वो पढ़ते रहो, नहीं तो मंथ में मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे भी आता है, उसको भी देख लोगे तो आपका मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, दोनों चीजें क्लास में तो मैं सारी चीज समझाई दूंगा आपको, बट करंट भी कर लिया, आपको पढ़ते चलना है। डेली पढ़ो आप अपना, जहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अगर हो पा रहा है ठीक है, जितना हो जाए, नहीं तो मंथ वाला ये वीडियो देख लेना, इसमें मैक्सिमम चीजें मैं कवर कर दूंगा जो काम की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। चलो अपन थोड़ा सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है, कोई भी बच्चा इस कोर्स को देख सकता है, जिसको देखना है वो देख लो, ज्योग्राफी पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, पढ़ लो शांति से, कॉपी पेस्ट मत करना। जो है नित्या, हर बार तो मैं हर कोर्स में एक ही बार बोलता हूँ, इस बार भी मेरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ, जितनी जरूरत हो टाइप करना, क्योंकि इस बार शायद आप एक बार ब्लॉक हो चुके, इस बार होगे तो मुझे लगता है बैन हो जाओगे। सो मेरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप स्पैमिंग मत करो, शांति से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जब मुझे लगेगा कि क्लास डिस्टर्ब हो रही तो फिर मतलब मेरी भावनाएं खत्म हो जाती है ना। 2-3 चीजें हैं, एक आप क्लास के नोट्स साथ में पैरेलली बनाते चले, रनिंग नोट्स, इतना समय होगा आपके पास कि आप लिख सकते हैं उसको आराम से, इतना समय देता हूं मैं पढ़ाते समय। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके पढ़ते समय बहुत सारे हो सकता है डाउट्स आ जाएं, अननेसेसरी मत परेशान होना, डाउट्स आपके ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे, पर कोई भगवान तो हूं नहीं मैं कि डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे। डाउट क्लियरिंग सेशन में रखूंगा, जिसमें सब लोगों को मौका मिलेगा अपने डाउट्स आप सब पुट अप करना, ताकि मैं सबके डाउट्स देख सकूं। ऐसे रैंडमली बीच में क्लास में सबके डाउट लेते चलूंगा तो शायद हम कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए इस चीज को, सबको कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं, बट हम सिस्टम से चलेंगे, एक प्रोसेस से चलेंगे तो आपको हेल्प करेगा। सो डाउट क्लियरिंग सेशन से मैं रखूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा, धीरे धीरे आप चीजें क्लास में ध्यान देते चलो, ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर तुम्हारे क्लास नोट्स बेहतर बन जाए, क्लास नोट्स का कोई नियम नहीं होता, बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा होता हूं उसको आपको अपने शब्दों में रखना है, बस लिखना है, इतना आप लोग कर लीजिए, ठीक है। सो चौथी चीज, तीसरी चीज जो रिवीजन वाली है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तभी हो पाता है जब आपके थोड़े नोट्स बोर्ड बन जाएंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो रिवीजन में आपको तकलीफ है। बाकी मैं हर दिन आपको इस तरह से कुछ बेसिक चीजें गाइड करता हूं। अब आज क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं पूरे सब्जेक्ट को, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को, इस सब्जेक्ट को बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस, दोनों के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करवा के आपको पहले पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट को ओवरव्यू दूंगा, इट मींस दैट कि हमारा ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसको किस पिलर वाइज में कवर करना है। देखो सर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, एनवायरमेंट इकोलॉजी सबसे ज्यादा बिगड़ जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस इसका पोर्शन सबसे प्रेडिक्टेबल कह सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने क्या किया कि प्रीलिम्स के हिसाब से या मेंस के हिसाब से हमने सब्जेक्ट को पिलर वाइज डिवाइड किया है। पिलर वाइज डिवाइड करने का बेनिफिट क्या होता है, आप जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो एज अ लर्नर पर्सपेक्टिव, जैसे मान लो मैंने 6 पिलर्स में डिवाइड किया हुआ है सब्जेक्ट को, लेट्स अज्यूम, जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना, आपको खुद कंफर्टेबली, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा पिलर मेरे लिए थोड़ा ठीक ठाक सा जा रहा है, ठीक है, मुझे क्या समझ में ज्यादा आ रहा है। देखो मेरा तो काम है पूरा पढ़ाना, पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन खुद का भी अपना एक व्यू होता है, ठीक है। जैसे मान लो अप्रॉक्सीमेट एवरेज 12 क्वेश्चन अगर एनवायरमेंट क्या है, मैं कभी किसी को नहीं कहता तो मैं 12 सॉल्व कर ले, प्रीलिम्स में 200 में से 200 नंबर नहीं लाने, मुझे ज्यादा से ज्यादा 6-7 सॉल्व करने, बस इन 6-7 क्वेश्चन को इन्हीं पिलर में से मुझे निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब ये पिलर को डिवीजन अगर मैं कर दूंगा तो मुझे पूरे कोर्स के दौरान ये समझ में आ जाएगा कि मैं कंफर्टेबल किसमें जाता हूं, और क्योंकि हर पिलर के साथ करंट अफेयर्स अलाइन होता है। अगर आपको क्लाइमेट चेंज का कुछ भी आइडिया नहीं है, क्लाइमेट चेंज को रोकने की जो मीटिंग्स होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसका कुछ भी आइडिया नहीं, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है कि आज मान लो कहीं पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है और ये बात कर रहे होते हैं कि हमें पेरिस एग्रीमेंट के तहत प्रदूषण किस तरह से कम करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे, अब आपको बेसिक्स अगर कवर नहीं होंगे ना तो वो करंट अफेयर्स समझ नहीं आए। इसलिए हमने पिलर वाइज डिवाइड कर दिया कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ें तो आप कंफर्टेबली इमेजिन कर सकें खुद को कि यार मैं किसमें कंफर्टेबल। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर कंफर्टेबल नेशनल पार्क इन सब में होते हैं, तो वो वहां से 1 नंबर का बेनिफिट उठा लेते हैं। ऐसे आपको जुगाड़ निकालनी पड़ेगी सब्जेक्ट, इज इट क्लियर ना। तो अभी मैं सबसे पहले आपके लिए सेग्रीगेट कर रहा हूं पिलर्स, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से पिलर्स हैं मैं बता रहा हूं, यहां ध्यान देने नहीं आया मैं, पिलर को अच्छे से समझना, क्यों, उसके बाद मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस बताऊंगा प्रीवियस ईयर वाले, उन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है सर कि ये कौन से पिलर का है। इस लेवल पर अगर आप आ गए आज की क्लास में, तो मतलब अगर आप पहचानना सीख गए टॉपिक को कि अगर ये किस पिलर में जा रहा है, तो फिर तो तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, आज हम जी रहे हैं 2025 में, आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है ग्लोबल वार्मिंग की, कि भैया तापमान जो है उम्मीद से ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आज से नहीं बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले 100 साल से इसका इंपैक्ट देखना धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद शुरू हो गया। बहुत ज्यादा मतलब 1970 से लोग इकट्ठा होना शुरू हुए वर्ल्ड में, कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हुई कि हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। कोई एक कंट्री इस चीज को मिटिगेट करने बैठेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आज इंडिया जो है समझ जाए कि हम तो सिर्फ सोलर प्लेट्स यूज करेंगे, हम कोयला नहीं जलाएंगे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर यूएसए यूरोप नहीं बंद करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर पूरे देश को, सारे देश जितने हैं, पूरी पृथ्वी को एज अर्थ एक साथ आना पड़ता है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर का मैनेजमेंट, आपदा देश देख के नहीं आती है सर, आपदा लोगों को देख के नहीं आती है। कुछ चीजें जिसका इंपैक्ट ग्लोबली है, कुछ चीजें जिसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में है, अर्थ पे, वहां पर सारे देशों को एक साथ आकर मिलकर कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। तो 1970s के बाद मान लो हमारे इस अर्थ पे लोग थोड़े जागरूक हुए किस चीज को लेकर कि हमें हमारे एज अ एनवायरनमेंट को ध्यान रखना है, पर्यावरण को ठीक रखना है। 1991-92 तक आते आते ये लोग एक प्रॉपर मीटिंग्स में बैठने लगे। अब क्या है इस सब्जेक्ट की खास बात है, मतलब इन क्लासेस की बात है, इन सेशंस में, आने वाली क्लासेस में हम लोग की पूरी हिस्ट्री को समझेंगे, हर समय पर क्या क्या निर्णय लिए गए, वो डिसीजंस कैसे, एक तरह से हम लोग देखें तो जिसे हम बोल सकते हैं कि कई बार डिसीजन फेल भी हो गए, उनको सुधारा गया। तो प्रॉब्लम क्या होती है जब हम यूपीएससी की तैयारी करने उतरते हैं तो यहाँ वहाँ की जहरीली स्ट्रेटेजी देखकर क्या लगता है, वो तो कह देते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए फॉर द एनवायरमेंट। मैं कहता हूं मुझे हिस्ट्री नहीं पता पूरे एनवायरमेंट की, मुझे मालूम ही नहीं है कि अभी तक क्या मीटिंग हुई है, क्या निर्णय हुए। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इतने हर साल मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25, 26, 27, 28 हर साल हो रही है।
अब इस साल क्या निर्णय लिया गया वो पिछले सालों से कनेक्टेड होते हैं, वो पता ही नहीं है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस कोर्स को आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब तक हिस्ट्री में क्या होते आया है 2025 तक सारी चीजों में, ग्लोबल वार्मिंग में, पॉल्यूशन में, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में, हिस्ट्री के मतलब पूरी कहानी को समझना है आपको, तब जाके करंट अफेयर्स अच्छे समझ में आएगा। खाली बैठा हुआ बच्चा क्या कहता है, कोर्स में 40 क्लास है, मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं दिखे। अरे मैं कहता हूँ बुद्धिजीवी, जब ये नहीं पढ़ेगा तो करंट अफेयर्स नहीं समझ आएगा, और जब करंट अफेयर नहीं समझ आएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो अगर वो आपसे कहे कि 6-7 क्वेश्चन भी अगर सॉल्वेबल बनाना है एनवायरमेंट में, तो आपको पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी कि क्या चल रही है। आगे बात समझ में? तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक दो एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए सर आप, इस क्वेश्चन ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, शांति से पढ़ो इसको। इसमें कह रहा है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास जलवायु परिवर्तन विषय वैश्विक चर्चाओं में बारंबार आती है, ठीक है, चर्चाएं बारंबार आती हैं। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन। अब देखो समझो, कुछ भी नहीं जिसे पता है उसे एक वर्ड तो यहां दिखाई दे रहा है कि बार-बार किसी एक वर्ड के बारे में डिस्कशन हो रहा है, पेरिस एग्रीमेंट। मतलब कुछ नहीं पता मुझे, एक बात तो समझ आ रही है। अब आप जस्ट इमेजिन केस, एक सिनेरियो इमेजिन, आज न्यूज़पेपर में पेरिस एग्रीमेंट के बारे में एक बड़ा सा पैराग्राफ आ गया, तो मुझे बताओ मेन सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता है तो तुम क्या कंक्लूड करोगे? क्या इसका आर्टिकल पढ़ोगे, क्या चीजें पढ़ोगे? तुमको जान के हैरानी होगी, ये पेरिस एग्रीमेंट की जो स्टोरी है ना, ये 1991 से शुरू होती है। 1997 में चेंजेस आते हैं, क्योटो जैसा प्रोटोकॉल एक आता है कि भैया हमें क्लाइमेट चेंज के लिए ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकना है। पता है क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो जाता है, तब जाकर 2015, 18, 16 के बाद में पेरिस एग्रीमेंट की स्टोरी शुरू होती है। फिर पेरिस एग्रीमेंट को कहा जाता है कि तुम एक काम करो, 2020 के बाद बेहतर तरीके से हम लागू करें। मतलब तुम समझो, ये एग्जाम में 2025 में आया, लेकिन इसकी स्टोरी देखो कहां से शुरू हुई। अब आपको जान के हैरानी होगी कि न्यूज़पेपर में ये इस साल रहा, लास्ट ईयर रहा, पर ये कैसे समझोगे आप जब तक इसकी पता ही नहीं है स्टोरी तुम्हें। सो एनवायरमेंट एज अ सब्जेक्ट मैं आपको कह रहा हूं, क्लासेस आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़वा के दूंगा मैं, बट उतनी ही जिम्मेदारी से आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा। पिछले 4 से 5 सालों में ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो गया है, बट सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के भी आपसे क्वेश्चन तो कन्वर्ट नहीं होंगे, ये भी मैं आपको लिख के देता हूं, जब तक कि तुम्हें ये पूरा सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं। सो यहाँ दोनों के ही मतलब दोनों चीजों की ही जरूरत है। एक पेड़ को तुम्हें काटना है, ठीक है, पेड़ कट जाएगा, रिजल्ट है, लेकिन वो ये टूल समझ लो आप उसके लिए, ये कोर्स उसका टूल है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही होगा। बात मेरी समझ आ गई? ऐसे मैं कितने ही क्वेश्चन तुम्हें दिखा सकता हूं, कितने ही क्वेश्चन दिखा सकता हूं जो बिना उसके पुरानी स्टोरी के कनेक्शन के आपसे कन्वर्ट ही नहीं होगा उससे। मेरी बात समझ आ गई यहां तक सबको? सो आप लोग कुछ भी करो, कोर्स कंप्लीट करना है आपको, साथ में पैरेलली करंट अफेयर्स मंथ का जो मेरा वीडियो वो देखते चलो, यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिलेगा। उस चैनल पे मुझे वहां इसलिए भी डालना पड़ता है क्योंकि पुराने प्लस के बच्चे होते हैं, वो भी डिपेंडेंट होते हैं उस चीज पे, उनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है, तो एटलीस्ट उन्हें वहां से मदद मिल जाती है। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले पिलर्स आपको आइडेंटिफाई करा देता हूं, प्लीज ध्यान से आप लोग सुनिएगा, है ना, और लगे तो आप इसको क्विकली नोट भी कर लेना ताकि सब्जेक्ट का आइडिया हो जाए। और फिर आप लोगों का नेक्स्ट काम होगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द पिलर कि किस पिलर का क्वेश्चन आया है। अगर ये एक बार आपको आ गई कहानी तो आपको कहीं से कहीं तक भी दिक्कत नहीं होगी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। आप खुद सोचिए ना कि आज न्यूज़पेपर में कोई भी चीज आई, तुरंत समझ लोगे कि अच्छा सर ये वाला उस पिलर से आया क्वेश्चन, वाला टॉपिक आया, मुझे इसको तैयार करना। सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम सिलेबस नहीं समझ पा रहे हैं, हमें सब्जेक्ट का पैटर्न नहीं पता कहां से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आप लोग भी फ्री हो जाओगे कि किस पिलर पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलो, तो एनवायरमेंट में सबसे पहला जो पिलर होता है उसको जो मैंने नाम दिया है तुम्हें भी याद रखना हो, तो दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। अब प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि जहां पर हमारे जैसे इंडिया को ले हम लोग, ठीक है, इंडिया में मालूम है कि फॉरेस्ट की कोई कमी है क्या? वन, पेड़ पौधे याद है, और ये वन जो होता है, फॉरेस्ट जो होता है, ये घर होता है, ये हैबिटेट होता है, घर होता है, आवास होता है। किसका घर होता है? ये बहुत सारे जीव जंतुओं का, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। या आप कह सकते हो कि फ्लोरा एंड फौना वर्ड यूज कर सकता हूँ। फ्लोरा फौना का मतलब होता है जो वन्य जीव होते हैं, ठीक है, और वनस्पति जो होती है, वनस्पति समझते हैं आप लोग, पेड़ पौधे, इन दोनों का घर ही है फॉरेस्ट और क्या। तो इनको बचाने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए, इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए तो हमने नई नई व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। पढ़ते समय सारी डिटेल कराऊंगा। जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स, ठीक है, ये मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा मैं सारी डिटेल्स उनकी स्पीशीज के साथ कि वहां पे कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं, कौन कौन से एनिमल जीव जंतु रहते हैं और उनकी स्थिति के साथ। कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क इज लाइक राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या होते हैं, इनका क्या डिफरेंस है, इनमें किसमें क्या अंतर आता है, वो सब मेरा काम है बताने। कहां से आ गए, क्यों आ गए, अलग अलग जरूरत क्यों पड़ गई इनकी, एक से बचा सकते थे सारी चीजें, हम सारे एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व एक टॉपिक है आपके लिए जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के बाद में या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कह सकते हो आप। पिछले 3 साल से एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में, दैट इज रामसार साइट्स, है ना, वेटलैंड जिसे हम कहते हैं, वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहते हैं हम लोग। ये हमारा पिलर 1 है, ठीक है, समझ में आई बात। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसार साइट्स, मैंग्रोव्स की जो साइट्स होती हैं उनको हमें मैंग्रोव मतलब ये फॉरेस्ट है, वन कहलाते हैं, जो कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में। इनका होना बहुत जरूरी हो जाता है कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत के तटों को रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में वेटलैंड मतलब ये भारत के लेक्स जैसे हैं, झीलें जो होती है ना, तो इंडिया के लेक्स भी इसके अंतर्गत ही लगभग कवर हो जाते हैं। ऐसे एलिफेंट, एलिफेंट के जो कॉरिडोर्स हैं, हाथियों के लिए जो चीज व्यवस्था है, टाइगर रिजर्व्स, बाघ संरक्षित क्षेत्र, लॉयन के बारे में पढ़ना, लॉयन का सेंसस और ये सारी, मतलब इस वाले टॉपिक से आप अगर कंक्लूजन निकालोगे तो आप ये कहना चाह रहे हो सर हम लोग जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसको आप बचाने की बात कर रहे हो, सीधी बात है, कंजर्वेशन प्लान बनाना। ये पूरा टॉपिक 100% मैथ से करेंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी इलाज नहीं है। तुम सोचो इसको मैं लिस्ट से पढ़ लूं, भाई 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है, कैसे याद करूं, मतलब कितनी ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगी, ये इसके साथ कनेक्टेड है। रामसार साइट इतनी बढ़ रही है, हर साल बढ़ जाती है, याद नहीं होती। सो 110% इसको मैथ से खत्म करेंगे, एंड इट विल टेक अराउंड 15 डेज, 15 दिन तो मान के चलिए आप, 12 से 15 दिन। इसमें बच्चे या तो रुक जाते हैं मेरे कोर्स में, भाग जाते हैं, खत्म। और जो भागते हैं वो सबसे बढ़िया काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, तो इतना का आता भी है कि नहीं, इतना एग्जाम में कैसे होगा मेरा, तो वो भागते ही रहेंगे जीवन भर।
स्थिरता कहीं नहीं मिल रही उन्हें। असली परीक्षा तुम्हारी यहाँ भी है भाई। याद कराने की गारंटी मेरी, याद करा दूंगा मैं अगर तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की, वो मेरा काम है। ठीक है, तो ये पहला पिलर है। यहाँ से क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से दिखना कम हो गए हैं, पहले बहुत आते थे। ये इसलिए तुमको कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि दोबारा ही आ जाए। यूपीएससी बैठे रहता है कि लर्नर को कुछ 3-4 साल कंफ्यूज कर दो, उसके बाद अचानक बम फोड़ दो। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये स्पीशीज के नाम और ये वो उन्हें मजा आता है करना। ठीक है, उन्हें मजा आता है ये चीज़। लेकिन पिछले 2-3 साल में एक फायदा और मैं बताता हूँ कि ऐसे बच्चे जिन्होंने यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस दिए हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको यहाँ से मिला एनवायरमेंट सेक्शन, क्योंकि स्टेट पीसीएस वाले नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रामसार साइट्स, वेटलैंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व अगर ना पूछे तो उनका पेपर ही नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ी हुई चीज बेटा कभी खराब नहीं आएगी, अगर तुमने सही तरीके से उसे अच्छे से पढ़ लिया, ईमानदारी से पढ़ लिया, सही नियत के साथ पढ़ लिया। मेरी बात समझ, क्योंकि यहाँ कहीं लिख के आए हम कि नहीं मैं तो बना ही यूपीएससी के लिए, मैं नहीं दूंगा कोई सा एग्जाम। सब देना पड़ जाता है समय के हिसाब से। उसके लिए कोई नया फिर कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, नए नेशनल पार्क बनाएंगे नहीं, जब पढ़ रहे हैं तो एक ही बार में ढंग से पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो इस सेंस में आप पढ़ेंगे, अगर एग्जाम्स में कभी देने पड़ जाए मुझे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान। फिर क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, जैसे मान लो कल को कोई टाइगर को किसी ने कंसर्व करा, एलिफेंट को कंसर्व किया, लॉयन को कंसर्व किया, तो न्यूज़पेपर में आए दिन यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये सब चीज रहती है। तुम्हें अलग से याद करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट पहले से ही पता होगा। नहीं तो दुनिया ये पढ़ती नहीं है, न्यूज़पेपर में जो आएगा वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब बस रटे जा रहे हैं, 15 बार आया भूल गए सब। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको एक बार ठीक से पढ़ना। समझ आ गई मेरी बात? कोई एटलस वेटलस की जरूरत नहीं, मेरा काम है, मैं बता दूं। तुम तो क्लास में आ जाओ बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। अब जैसे क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, थोड़ा कुछ दिन कुछ सालों पहले आया कि ये मैंग्रोव साइट्स दे दी है 4, अब भाई और इधर स्टेट दे दिया, वो कह रहा है मैच का पालन करो। भाई सपना आएगा मुझे, ये सपना आएगा, ये वाला आना चाहिए। मस्क डियर नाम की प्रजाति, ठीक है, डियर दिखाई दे रहा है, मस्क डियर होता है, वो इनमें से कहां-कहां पाई जाती है? भाई कैसे समझ आएगा यार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क? मुझे एक-एक कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पता है क्या कहेंगे इसके, अरे ये तो न्यूज़ में था इसलिए आया। अरे न्यूज़ तो पूरा भारत था, कुछ ना कुछ मैं बता दूं, तुम पूरे 100 के 100 नेशनल पार्क कहीं ना कहीं न्यूज़ में थे, किसी ना किसी कारण से। अब देखो ये ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट कैसे मेंशन किया, जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी उनको मतलब ऐसा लगेगा बताओ क्या कर दिया ये। वो बोल रहा है कावेरी नदी के आसपास कौन से नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व स्थित है, इनमें से बताओ। मतलब तुमको यहाँ नॉलेज चाहिए नदी का भी, उसके स्टेट का भी, कहां से जा रही है, ट्रिब्यूटरीज कहां से आ रही है, और ये सारी चीजें। अब ऐसे ही क्वेश्चन का इलाज होता है मैप से पढ़ना। जो बच्चा मैप पढ़ के गया लड्डू, उसके लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसे कह सकते हो कि जब पढ़ेगा तुम समझ में आ जाएगा कि अच्छा आंध्र प्रदेश के इसमें कुछ नेशनल पार्क दिख रहे हैं जो कि कावेरी के साथ है नहीं। आ रही आवाज, आ रही मेरी? क्वेश्चन समझ में आई ना बात? अब ये टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछा, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इनमें से कौन सा? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कई बार, जैसे अगस्त्य वाली बायोस्फीयर रिजर्व में कौन-कौन से हिस्से आते हैं? देख लो, सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दी, मिक्स कर दिया। कैसे सपना आएगा तुम कि बायोस्फीयर रिजर्व का ये एरिया, वहां कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तुम न्यूज़पेपर में निकालोगे, सब न्यूज़ में दिखेंगे, है ना? तो बड़ी तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने क्या बोला, मुझे कितने दिन लगेंगे? 12 से 15 दिन लगेंगे। लेकिन मैं शर्त लगा रहा हूं, ये दोबारा पीवाईक्यूज लेके आऊंगा तुम्हारे सामने, गोली की तरह सॉल्व करोगे, गोली की तरह, और तो बताओ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बस एक ही काम करना है, क्लास में आना और कुछ नहीं करना। अब आपको ये पिलर समझ में आ गया, इसका महत्व समझ में आ गया, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बड़े फैक्चुअल सेंस के आते हैं। अब मैं दोबारा दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर तुम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना। पिलर 1 क्लियर हो गया, क्या पढ़ाने वाले हम लोग इसमें? पिलर 1 में सारी चीजें जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, मैंग्रोव साइट, एलिफेंट, ये वो सब, ठीक है? आगे बात समझ में? तो इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, पिलर नंबर 2। अब पिलर नंबर 2 जो है वो क्या है? ये पूर्ण रूप थ्योरी है, बिल्कुल शुद्ध रूप से पर्यावरण क्या होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो शब्द हम अक्सर पढ़ते हैं, वो है क्या शुद्ध रूप से, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एज अ सब्जेक्ट हम सीखेंगे, थ्योरी होती है ना किसी सब्जेक्ट की, वो सीखेंगे कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, पर्यावरण में हैबिटेट क्या होते हैं, पर्यावरण में इंटरेक्शन क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब पर्यावरण की जो थ्योरी वाला जो पोर्शन कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, खाद्य श्रृंखला कह सकते हो, उसके बाद में खाद्य जाल कह सकते हो आप। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, हम हर्बीवोर, कार्निवोर, शाकाहारी, मांसाहारी, ओमनीवोर, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, पूरी बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जैव विविधता क्या होती है वो हम देखेंगे, बायोडायवर्सिटी के टाइप देखेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ आई बात? मतलब पर्यावरण का जो बेसिक्स होते हैं, बिल्कुल पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, आवास क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में उनके बीच में जितने भी इंटरेक्शंस हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला जो है वो हम देखेंगे, पिरामिड्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे, जैव विविधता के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो ये सारी नहीं नहीं तुम कॉपी पेस्ट कर लो ना बेटा नित्या, तुम्हें रुकना ही नहीं, अपन ने जो है गोली लेके आए कॉपी पेस्ट वाली, आग लगा दो, लहू लुहान कर दो कमेंट को, ये जितने जिन्होंने पैसे दिए हैं इनको बिल्कुल गला दबा दो, इन सब कॉपी पेस्ट इतना करो, पढ़ने देना ही नहीं अपने को किसी को क्लास में, बिल्कुल डिस्टर्बेंस करना है, बिना डिस्टर्बेंस किए कैसे अपन फेमस होंगे, बहुत जरूरी, करते रहो ऐसे, रुकना नहीं है अपने को, तब तक मेल करवा रहा हूं मैं इधर से। हाँ, तो कहने का मतलब जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गई कहानी कि ये वो चैप्टर है जहाँ से करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, जो चीज सामने है एनवायरमेंट एज अ टर्म को समझना है, इकोलॉजी क्या है उसको समझना है, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, जो शब्दावलियां हैं पर्यावरण से संबंधित वो हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कुछ एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, जैसे मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन आपको बताया थे तो उससे चीजें समझ में आपको आ गई। जैसे उदाहरण के तौर पे ये ऐसे सवाल हैं कि बायोडायवर्सिटी और ज्योग्राफी का मिक्स करके कि बायोडायवर्सिटी जो है ग्रेटर होती है लोअर लैटिट्यूड पे हायर लैटिट्यूड के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब ऐसे सवाल जो बिल्कुल ही ये एकदम बिल्कुल जो होता है स्पीशीज रिचनेस, वेजिटेशन डेंसिटी, एंडेमिज्म, थ्रेट परसेप्शन, थ्योरी वाला क्वेश्चन, कोई करंट वारंट जैसा कुछ भी नहीं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके जो भी मैं दिखा दूंगा अभी आपको, जो मैं इनफैक्ट मैं खुद ही आप लोगों से पूछूंगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द, जैसे इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या हो सकती है, बेस्ट क्या इसमें होगा, इनमें एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, फूड चेन अलग अलग प्रजातियां दे दी, फूड चेन बताइए कौन किसको खाता है। भाई अगर मैं आपसे कहूं सिंपल लेवल पे कि ये पेड़ पौधे हैं और मैं लॉयन लिख दूं फिर डियर लिख दूं, ठीक है, तो इसका सीक्वेंस सही है क्या? मतलब कॉमन सेंस अगर मैं पूछूं आपसे, नहीं आप कहोगे सर ये पहले आएगा फिर ये बाद में आएगा, एक शाकाहारी एक मांसाहारी, पहले शाकाहारी को खिलाओ फिर मांसाहारी खिलाओ। तो जिस धमन में तुमने तेजी से बताया इसको नहीं बता पाते हम, क्यों? क्योंकि समुद्र के अंतर्गत हमें नाम ही नहीं पता है, हमें डाइटम्स, क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स पता ही नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि डाइटम्स मतलब बिल्कुल जो फाइटोप्लैंक्टन होती है अलग ही होती है, वो है हेरिंग्स, एक मछली है, तो मछली लास्ट में आ जाएगी। तो कहने का मतलब जो है अगर हम लोग ध्यान से इस बात को सुने
कि कुछ चीजें जैसे ये वाला देखो, ये क्या है, इकोटोन इकोलॉजिकल निश हैबिटेट, ये कोई करंट अफेयर जैसा कुछ चीज लग रहा है, पेरिस एग्रीमेंट दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट चेंज दिखाई दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग दिखाई दे रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिखाया है, यहाँ पे कुछ है, प्लास्टिक पोल्यूशन दिख रहा है, मरीन पोल्यूशन दिखाई दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग दिखाई, ये नहीं, ये सब्जेक्ट का बेसिक थ्योरी है, थ्योरी है बस, थ्योरी। मेरी बात समझ में आ गया? लेकिन अचानक मैंने ये कह दिया तो ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड भारत में कौन सा मिलता है इनमें से? तो ये तुम्हारा तुरंत कहां चला गया? पहले वाले पिलर। आई ना बात समझ में? वो कह रहा है कि दो नदियां हैं झारखंड से निकलती हैं, उड़ीसा में आके मिल जाती हैं, ठीक है, और वहां पर कौन सी साइट्स हैं प्रोटेक्टेड एरिया, भीतरकनिका, चांदीपुर, गोपालपुर, ये तुम्हारा पिलर में चला गया। समझ में आ पा रही बात कि आपको पहले पिलर का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि हम पीवाईक्यूज देख के समझ पाएं कि किस पिलर से किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब जैसे उदाहरण के तौर पे अब जैसे कुछ यूनिक रिलेशनशिप्स हैं स्पीशीज के और इंसेक्ट्स के, ये हम इस पिलर 2 वाले सेक्शन में स्पीशीज बिहेवियर इंटरेक्शंस इनके बारे में पढ़ेंगे, ये थ्योरी वाली चीज है, ठीक है। तो ये पिलर का बेसिक आइडिया तो आपको हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन एंड में दिखाऊंगा मैं। तो दो पिलर क्लियर है आपको, पहले में जीव जंतुओं का, वन्य जीवों का, बायोडायवर्सिटी का हमें कंजर्वेशन करना है। दूसरा पिलर जो होगा वो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, जिसमें इकोसिस्टम, इकोलॉजी, हैबिटेट, इंटरेक्शन, स्पीशीज, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। करंट जैसी कोई भी चीज नहीं है इसमें। इकोलॉजिकल सक्सेशन, पर्यावरण अपने आप को कैसे जो है स्टेबल रखता है, क्या क्या प्रोसेस हो रही होती है नेचर में, वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें एटलीस्ट मुझे 8 से 10 दिन के आसपास के सेशंस रहेंगे। नाउ पिलर 3, द मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर। यहाँ बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आफ्टर प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यूज, उससे काफी आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है और आंसर जनरली क्या होगा। द थर्ड पिलर इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, ठीक है। तो ये जो पॉल्यूशन है इसको हमें सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉल्यूशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, सॉइल प्रदूषण पढ़ेंगे हम लोग, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पढ़ेंगे, नॉइज पॉल्यूशन पढ़ेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? लाइट वाला जो होता है न्यूज में जनरली रहता है, सारी चीज सब कुछ, मतलब यहाँ से एक्चुअल में आपका मेंस का कंटेंट शुरू हो जाएगा। मैं मेंस के पीवाईक्यूज दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा ज्यादातर चीजें कहां से क्वेश्चन, मतलब आपकी पूरी पिक्चर यहाँ से मेंस की एक्चुअल शुरू हो जाएगी। बट ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का मतलब मान के चलिए ज्यादातर आपको दिखाई देगा। इसके ये वाला जो पिलर है ये ज्यादातर प्रीलिम्स ओरिएंटेड होता है, और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है मतलब मैं अगर कहूं तो मेंस में 3-4 साल में एक आध बार कोई क्वेश्चन मिल गया, कम है। लेकिन हाँ, इसके बाद से जो तीसरा नंबर का जो पिलर है आपका, यहाँ से तो पक्का प्रीलिम्स मेंस का बिल्कुल 50-50% दोनों का रहता है, मतलब प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। अभी आपसे पिलर समझ लो, क्वेश्चन देख के खुद जज करना, खुद बताना मुझे अपनी समरी और कि तुमने इस सब्जेक्ट के ओवरव्यू से क्या सीखा। अब पॉल्यूशन में एयर हो चाहे वाटर हो, सॉइल हो, रेडियो, नॉइस, सब कुछ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के साथ जो एडवांस अभी नई चीजें चल रही, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वगैरह क्या रायता फैलाएंगी, सारी सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। पॉल्यूशन के बाद में जब ये समझ में आता है तो इसके इंपैक्ट, जैसे एसिड रेन वाले कांसेप्ट हो गए, ओशियन का एसिडिफिकेशन हो गया, अम्लीय वर्षा है ना, महासागर में अम्लीयता का बढ़ जाना, यूट्रोफिकेशन क्या होना, मतलब जितनी भी समस्याएं हैं वो भी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग द ई वेस्ट आल्सो। ई वेस्ट वाली प्रॉब्लम जो अक्सर हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी बायोमेडिकल वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, तो ये सब दुग्धर में आपको देखने को मिलेगा। इसके इंपैक्ट कोरल्स तक में भी आते हैं, तो कोरल ब्लीचिंग का जो इशू है, कोरल्स क्या होते हैं वो भी हम इसमें ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके सॉल्यूशन भी पढ़ने पड़ेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम पढ़ के खत्म कर लिया। हर इंडिविजुअल प्रदूषण के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं हमेशा। एक ऐसा सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है चीजों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालती है, एक न्यूज़पेपर में, मोबाइल ऐप में आपके शहर का एयर की जो क्वालिटी है वो समझ आ जाती है कि कितनी ज्यादा बेहतर है और कितनी ज्यादा खराब है। दिल्ली का अक्सर न्यूज़ में आप लोग सुनते हो। ऐसे कई इनिशिएटिव्स हैं पॉल्यूशन को लेकर जो सरकार चला रही है। सरकार इससे संबंधित एक्ट बना रखी है ना, कि भाई सेंट्रल पॉल्यूशन जो बोर्ड बनाए हुए हैं उनके तहत वाटर का एक्ट बना हुआ है, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक्ट है। तो कहने के लिए आप कह सकते हो कि इसका सारा सॉल्यूशन बेस्ड बातें इसमें हम करेंगे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा ना बेटा आपको। टेक्नोलॉजी को भी तो मतलब ऐसा है कि सरकार सिर्फ स्कीम बना रही है, लेकिन कार में ऐसी बनाऊंगा जो धुआं छोड़ती है, उसका जन्म धुआं छोड़ने के लिए हुआ। आपने देखा होगा अक्सर BS6 इंजन की बात करते हैं, भारत स्टेज अलग अलग इंजन की बातें करते हैं, क्या है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन कैसे कम करते हैं हम लोग, PM2 पॉइंट मतलब जो बेसिक होता है, PM10 क्या होता है, सब एक एक चीज जो तुम्हें न्यूज़पेपर में दिख सकती है, एथेनॉल ब्लेंडिंग से लगा के सब कुछ, बायोफ्यूल, ये वो दुनियादारी, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पॉल्यूशन से संबंधित हम लोग सीखेंगे। ये तुम अगर 8 से 10 क्लास देखोगे तो ही तो तुम सोचो ना न्यूज़पेपर की बातें समझ पाओगे। अब इन 8 से 10 लेक्चर में से तुम सोचो कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन तब आएगा जब तुम इसको ऐड कर दोगे किसके साथ, करंट अफेयर्स, तो सॉल्वेबल होंगे। ऐसे नहीं हूं मैं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, करंट पे तुम्हें ध्यान देना ही पड़ेगा। कोर्स मान लो अगले महीने खत्म हो गया, तो भाई दिसंबर में कोई चीज आएगी तो मैं दिसंबर के नाम पे कोर्स थोड़ी चलाता रहूंगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी, आपको अपडेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर ना? तो एसिड रेन हुआ, ओशियन एसिडिफिकेशन हो गया, यूट्रोफिकेशन मतलब सुपोषण हो गया, ई वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो प्लास्टिक वेस्ट की कहानी क्या है, कोरल ब्लीचिंग, ये सारी चीजें फिर आपके पिलर 3 में पॉल्यूशन में, और उसको संभालने वाली स्टोरी। पिलर 1 2 3 क्लियर है, सब्जेक्ट की इमेजिनेशन कर पा रहे हो आप कि पहले में सर सब पूरा नेशनल पार्क ये वो दुनियादारी सब खत्म करेंगे। दूसरे में एनवायरनमेंट की जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको सर बताएंगे, और तीसरी वाली जो कहानी है वो है पॉल्यूशन की, सारे प्रकार का पॉल्यूशन है उसमें, उसका सॉल्यूशन है, उसके साथ सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी। इज इट क्लियर नाउ? यहां तक समस्या क्लियर? देखो ये याद ही करना पड़ेगा इसमें, मतलब तुम सोचो कि जो है अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि यार पिलर का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो करंट का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, करंट अफेयर्स मैं अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकता हूं मुझे किसमें ज्यादा मजा आता है। कोई बच्चे होते हैं जिनको प्रदूषण के बारे में नॉलेज लेने में बहुत इंटरेस्ट आता है, किसी को जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपना अकॉर्डिंग उस पिलर को स्ट्रांग बनाते हैं। 6 में से 4 4 कम से कम पिलर बहुत अच्छे से रखो, वहां से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके कन्वर्ट हो जाए, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो अब आता है पॉल्यूशन, तुम्हें समझ में आ गया। तो चौथा पिलर शुरू होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज। मैं पहले दिन क्लास में क्लाइमेट चेंज नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि मुझे पॉल्यूशन का ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रदूषण ही तो एक सबसे बड़ा दुर्दर्द है क्लाइमेट चेंज के लिए। अलग अलग तरह की गैसों को हमने वायुमंडल में छोड़ दिया इंडस्ट्री की मदद से, और वही गैस तो जो रेडिएशन से अर्थ से निकलने वाले गर्मी वाले उनको ब्लॉक कर लेती है, तो तापमान बढ़ जाता है। तो पॉल्यूशन पढ़ के ही आप इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आशीष बेटा तुम जाके सबसे पहले ज्योग्राफी शुरू करो, तुम्हें लग रहा है ये पढ़ना ये भी पढ़ लो, सब समझ जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला हुआ है बेसिक से पढ़ाऊंगा, मतलब अगर कॉपी पेज से बाहर निकलोगे तो सब समझ जाए। तो आप एक क्लास ये ले लो और दूसरी फिजिकल ज्योग्राफी वाला कोर्स मेरी प्रोफाइल में जाओ, और आप शांति से सुनो, तो ये भी सब चलेगा। तो अगला आपको समझ आएगा कि क्लाइमेट चेंज हम पॉल्यूशन के पहले पढ़ सकते हैं क्या? अगर मुझे पॉल्यूशन के बारे में ही आइडिया नहीं है तो मैं क्लाइमेट चेंज कैसे पढ़ूं? मुझे एयर पॉल्यूशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो नहीं पता होगा मुझे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, टेंपरेचर बढ़ना, टेंपरेचर कम होना, ये भी रिस्पांसिबल क्लाइमेट चेंज में है।
आगे बात समझ में? क्लाइमेट चेंज से फिर ओजोन के इंपैक्ट हम लोग सीखेंगे। ओजोन होल पता है ओजोन होल क्यों होता है? ओजोन होल आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन में ही क्यों होता है? भाई मेरे यहाँ का रेफ्रिजरेटर है ना, पॉल्यूशन तो मैं यहाँ करता हूँ, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। प्रदूषण मैं यहाँ फैला रहा हूँ, यहाँ रहता हूँ, पर ओजोन होल हो कहाँ रहा है? ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है बेटा, वो कहाँ हो रहा है? हाँ, बताओ। तो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट, वैश्विक तापन जो है, ओजोन होल के साथ में जो पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, मतलब ध्रुवीय भंवर क्या होता है, भंवर, ठीक है, इसका कनेक्शन ओजोन होल से किस तरह से बनता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सी लेवल का जो राइज हो रहा है, ठीक है, ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, है ना, सी सरफेस वार्मिंग जो हो रही है, सब कुछ अटलांटिक मेरिडियल ऑसिलेशन समझ में आ जाए, मतलब कुछ डायनामिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो ग्लोबली चल रहे हैं, ज्योग्राफी मिक्स होकर यहाँ ये चीजें हम समझेंगे। बट ये भी टॉपिक ट्रूली प्रीलिम्स प्लस मेंस का है, दोनों चीजें मिलेंगी इसमें। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें ओजोन होल पता ही नहीं है और तुम पढ़ने जा रहे हो न्यूज़पेपर में सीधा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की गाली अमेंडमेंट। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टेट पीसीएस के लिए तो पढ़ लिया कि ओजोन को बचाने के लिए होता है, बट अगले उसने यूपीएससी पूछ लिया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत तुमने कौन-कौन सी गैसों को रोका, किस-किस गैस पर रोक लगाई गई। मॉन्ट्रियल से नहीं रोक पा रहे थे तो इन्होंने किगाली अमेंडमेंट लाए, तो किगाली अमेंडमेंट बेटे हमने तो सुना था न्यूज़पेपर इज मोर इंपोर्टेंट। प्रॉब्लम बस यही तो हो रही है। इस सब्जेक्ट की सबसे बुरी बात जो है ना वो ये है कि हम वो जनरेशन है जो अभी देख रहे हैं और जो बिगड़ा था वो इतिहास में बिगड़ा था। अब वो पता ही नहीं है हमें। जितने फेमस प्रोटोकॉल देखो, तुम क्योटो देख लो, मॉन्ट्रियल देख लो, ये सब 2000 के पहले आ गए थे और अभी तक कोई पता ही नहीं है कहां से क्या जा रही है। न्यूज़पेपर खोलो तो सन्नाटा सन्नाटा, पता ही नहीं है। तो ये कोर्स तुमको ब्रिज का काम करेगा, पूरी पिक्चर को मैं सेट करा दूंगा कहां से ये सब कुछ शुरू हुआ है। मतलब मैं वहां से उठाऊंगा जब पहली बार, कई बार मैं ऐसा पहली बार ऐसा दिखेगा जहां यूएसए और रशिया किसी एक चीज पे बात की है, वो भी हिस्ट्री में भी सुनी, वहां से उठा के लाऊंगा। तो ये स्टोरी जो है पिलर 4 की, कनेक्शन समझ आ रहा है? बिना पॉल्यूशन के क्लाइमेट चेंज कैसे पढ़ोगे? पढ़ पाओगे नहीं। अब तुमने क्लाइमेट चेंज तो पूरा सीख लिया, पिलर वाले कौन से में? ठीक है, पिलर 4 की मदद से इनडायरेक्टली पिलर 5 कनेक्टेड है। कैसे समझो? ग्रीन हाउस प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस गैस जो है मतलब एक तरह से प्रदूषण का रूप है जो समस्या पैदा करती है, ठीक है। ओजोन वाली प्रॉब्लम तुम सीख चुके होंगे पिलर 4 में, ठीक है। तुम पॉल्यूशन तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है, ठीक है। तुम्हें अगर मैं बोलूं तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए भी बात तुम लोग पढ़ चुके हो पहले, मरुस्थल, डेजर्ट्स, इनको सब सारे दुर्गत पहले पढ़ चुके हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सारे इश्यूज मुझे एक बात बताओ, कोई एक कंट्री अगर ठीक करे तो हो पाएगा क्या? ये जितने भी मैंने इशू लिखे हैं, ग्रीन हाउस, ओजोन, पॉल्यूशन, बायोडायवर्सिटी, मरुस्थलीकरण, डेजर्ट्स, कोई एक कंट्री करेगा तो कुछ होगा? नहीं। इसके लिए मुझे ग्लोबली मिटिगेशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे वैश्विक रूप से इसका निवारण करना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल, अब ग्लोबल लेवल पे सुन रहा है कोई, एक दूसरे की सुनेंगे किसी की? नहीं सुनेंगे। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लीगली बाइंड करना पड़ेगा तब सुनेंगे। तो फिर हमें प्रोटोकॉल्स लाने पड़ेंगे। हमें कहीं क्योटो प्रोटोकॉल लाए, है ना? हमने मॉन्ट्रियल ले आए, हमने नगोया ले आए, हमने कार्टाजीना, ये लिखना मत, मैं बता रहा हूँ। क्योटो ले आए, मॉन्ट्रियल ले आए, नगोया ले आए, कार्टाजीना ले आए, बॉन कन्वेंशन ले आए, वियना ले आए, किगाली ले आए, पेरिस एग्रीमेंट ले आए। ऐसे गोली की तरह बताओगे तुम, गोली की तरह। धनुष बाण की तरह पढ़ोगे, गोली की तरह आंसर दोगे। एकदम ब्लड में, ब्लड टेस्ट करा लेना, नेट पे जाके ये प्रोटोकॉल निकल है तुम्हारे। मैं सच बता रहा हूँ, इस स्थिति पे लागू है। लेकिन याद करो कौन से पिलर का है? कौन से पिलर का ये? पिलर 5 का है। तब तक तो 60 से 70% जनता भाग चुकी होती है कोर्स से, हमेशा की तरह। दिख ही रहा है ना? कितने दुर्गत पहले तो निपटाने पड़ेंगे। पॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा पूरा, अरे सर एयर वाटर ये वो पूरा ऐसा पढ़ना पड़ेगा। फिर पूरा वैश्विक तापमान, क्लाइमेट चेंज पढ़ाओ, जलवायु परिवर्तन पढ़ाओगे आप पूरा। मैं नहीं रुक रहा, 8-9 क्लास। फिर आके मैं इधर आऊंगा, ग्रीन हाउस, ओजोन, पॉल्यूशन, ये सब ग्लोबल लेवल पे आने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। प्रोटोकॉल में क्योटो, अब तुम सोचो इनको नहीं पढ़ेंगे तो इनको पढ़ने में ऐसे एक दिन में कैसे खत्म हो जाएंगे भाई? टाइम तो लगता है यार। और हम लोग को इधर बचपन से पूजा के तो आए नहीं, सारी चीजें मुझे पहले से पता है। बस तुम सर एक बार ऐसे हाथ घुमा दो और एनवायरमेंट को 15 क्लास में खत्म करके दिखा दो। अरे मतलब समझो आप मेरी बात, कैसे होगा भाई? कैसे करा दूं मैं इतनी सारी चीजें? टाइम लगेगा भैया। हाँ। तो पिलर 5 में हम पूरे जितने भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए, जितने भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स, ग्लोबल जितना मिटिगेशन हो सकता है, पूरे प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कन्वेंशंस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं एनवायरमेंट में, सारे प्रकार के हम लोग कवर करेंगे। भाई इस सब चीजों को पढ़ने के लिए समय लगता है। हर प्रोटोकॉल की अपनी स्थिति होती है, अपनी कंडीशंस है, कौन देश फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इनको समय लगता है। फिर क्या हुआ, इन प्रोटोकॉल को लागू करते करते बहुत सारी संस्थाओं का भी निर्माण हुआ है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लो बहुत सारे एनजीओ बने हैं, कई बार आप लोगों ने एनजीओ सुने होंगे, संस्थाएं सुनी होंगी, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल भारत के दौर से आपने सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हमने, एक एग्जाम्पल है ना। उसके बाद में कहीं बहुत सारे इनमें पैसा खर्चा होता है तो फंड बनाते हैं हम अलग अलग। तो बायोडायवर्सिटी से संबंधित कोई फंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव जो लेते हैं वो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। एनजीओ हो गए, उनको हमें सब कवर करना पड़ेगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4 और पिलर 5। पहला पिलर सर आपने बताया कि जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। मतलब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। सेकंड, एनवायरमेंट इकोलॉजी का मतलब पर्यावरण का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। P3 में हम लोग पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषण में सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना पड़ेगा इसको। फिर पिलर 4 में हम आएंगे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन की स्थिति एक्सेट्रा, सारी चीजें इसमें जो है हम लोग कवर करेंगे। अर्चिता खुश हो गई, चलो 1.5 महीना फिर तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा ना सर, बढ़िया, मतलब मजा जो है। हाँ तो बढ़िया होगा, अच्छा पढ़ना तो पड़ेगा। पिलर 5 में ग्लोबल इनिशिएटिव्स, प्रोटोकॉल, है ना, कन्वेंशन, एनजीओज, सारी चीजें, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, बेसिकली मिटिगेशन करना है। मिटिगेशन मतलब एक तरह से हम सभी चीज़ों का इसको हमें रोकथाम वगैरह करनी है सब चीज़। और एक लास्ट पिलर होगा सब चीज़ें समेटने वाला, जिसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं। एक्ट बनाने वाला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, याद है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, लीगल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे एनवायरमेंट। तुम सुनोगे पर्यावरण संरक्षण लीगली बांधना पड़ेगा लोगों को, रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें पढ़नी पड़ी, तब तो जाके रुक रहे हैं लोग।
पूरा लीगल फ्रेमवर्क। फॉरेस्ट का एक्ट है, फॉरेस्ट के राइट वाले एक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन वाला एक्ट है, बचाने वाला एक अलग है, अधिकार वाला एक अलग है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, हर चीज के एक्ट हैं, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर भारत की भी कुछ संस्थाएं हैं, इंडिया की भी तो जो है एनजीओ है बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, संस्थाएं हैं, बिना उसके कैसे आप काम करोगे, वो भी एक इसका हिस्सा होगा। और अगर कुछ कुछ रहेगा तो इसमें मिसलेनियस कवर करेंगे। तो थोड़ा शांति से 2-3 मिनट का समय लीजिए, इस सब्जेक्ट को पूरा अपने मन में पहले डिवाइड करिए कि सर ने क्या क्या चीजों में डिवाइड किया हो, ठीक है, टेक योर टाइम, थोड़ा समय लो, जल्दबाजी नहीं है अपने को किसी प्रकार की। तो अभी पिछले 1 घंटे में आपको ये समझ आ गया कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि वो नेशनल पार्क वाला तो नहीं है क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन तो नहीं, बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। दूसरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला टॉपिक हो गया अपना। तीसरा पोल्यूशन वाला हो गया सर जी। चौथा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है जी। और 5वें नंबर का जो पिलर है इनसे ही रिलेटेड रहेगा, जो मिटिगेशन करेंगे हम लोग। और फिर लीगली जो लीगल फ्रेमवर्क हो गया वो हो गया, ठीक है जी। आपको पिलर अगर क्लियर हो गए हो तो मैं अब आपको मेंस के जो क्वेश्चन है पीवाई उनकी तरफ ले जा रहा हूँ। सबसे पहले मेंस के क्वेश्चन जो है वो दिखाऊंगा। देखो मेंस के क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट आपको आज ये सीखना होगा कि एटलीस्ट पिलर का आइडेंटिफिकेशन कर पाओ, आपको ये समझ आ पाए कि जो है। हाँ। अब मुझे बताओ, आप खुद भी अभी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, तुम सोचिए कि इतने सारी चीजें अगर किसी सब्जेक्ट में कवर करनी है तो टाइम तो लगना है कि नहीं लगना है। हवाई जहाज तो है नहीं हम, और इतने भी तेज नहीं हो कि मैं डायरेक्ट स्टार्ट करा दूं तुम्हें कि जो है ये एक दिन में ये करें, इसको ये करें। बिल्कुल लगेगा सर, क्यों नहीं लगेगा, लगना चाहिए सर। तो मेंस के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व नहीं करने, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के पकड़ना है कि सर ये कहां से आया है, इन्हें उठाया कहां से, ठीक है जी। तो इतनी दूर क्यों जाएं, सबसे रीसेंट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन सबसे पहले, क्या कहते हैं, एकदम स्टार्टिंग से। बिल्कुल ठीक बात है। तो बोले हाँ चल दो, आप कह रहे हैं तो जो है जैसा आप बोलो। अब देखो ये mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered as environmental hazard? Explain the remedial measures to require to reduce environmental hazard due to mining. तुम कुछ भी करो, तुम्हें जो है ना पोल्यूशन वाला पिलर इसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉइल की हो रही है, प्रॉब्लम वाटर की हो रही है, प्रॉब्लम एयर की भी हो रही है, पूरा एनवायरमेंट बिगड़ रहा है इसमें। एनवायरमेंट क्या है, तुम्हारे आसपास की चीज ना, तुम्हारे आसपास क्या है, तीन ही तो चीज है, सॉइल वाटर एयर, उस पिलर से ही जाना है। अब उसमें अगर याद हो तो मैंने बोला था कि पोल्यूशन से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसका हमें इलाज भी निकालना पड़ेगा, उसके रेमेडियल मेजर्स भी निकालने पड़ेंगे, मतलब सरकार क्या कर रही है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इस बात को जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना। क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन समझ में आया। अब तुम सोचो कि माइनिंग को लेकर एक आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर में, उसके इश्यूज बता दिए और उसके इंपैक्ट बता दिए उस आर्टिकल में, और कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दी, तुम्हारी बुद्धि चलेगी कि नहीं चलेगी कि यार ये वाले में से कुछ 3-4 लाइन में अपने नोट्स में लिख के रख लूं, कोई भरोसा नहीं, कंटेंट मिल जाएगा मुझे मेंस के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? अब एक क्वेश्चन ऐसा था जिन्होंने, ये जितने भी हवाबाजी करते हैं ना कि जो है इतना बड़ा कोर्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इस एक मेंस के क्वेश्चन ने सब रायता फैला दिया उनकी बात। पढ़ के देखो क्वेश्चन, तुम एक रिव्यू लिखो इंडिया के क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट का अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ये क्या लिखा है, 2015 के तहत तुमने क्या कमिटमेंट करके आए, वहां कमिटमेंट करना एक्चुअली। देखो क्या था सिचुएशन बताता हूं मैं। पहले क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इन्होंने, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए एक प्रोटोकॉल आया, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, सुनना मेरी बात। क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सारे देशों को कुछ टारगेट दिए गए थे कि तुम्हें जो है इतना तो कार्बन, ये जो तुम प्रदूषण करो उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है, आगे बात समझ। पर तुम सोचो हर देश इसको क्यों मानेगा, क्योंकि अगर मानने लगा तो कोयला जलाना बंद करना पड़ेगा, और कोयला अगर जलाना बंद कर दिया तो बिजली कैसे उत्पादन करेगा, अपने देश को कैसे डेवलप करना, मतलब उस पर डेवलपमेंट पे सवाल आ जाएगा। क्योटो को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि क्योटो में दिया जाता टारगेट, क्योटो को ठीक करने के लिए व्यवस्था है वो पेरिस एग्रीमेंट है। ये काम करो, हम तुमको टारगेट नहीं देंगे, तुम खुद आओ और अपनी जिम्मेदारी खुद लो। कई बार आपने देखा ना, एक प्रोग्राम हुआ बड़ा सा समाज का हुआ कहीं, एक बड़े आदमी को बुला लेते, उसका स्वागत कर लेते हैं, करवा दिया, और फिर धीरे से भैया थोड़ा सा योगदान दे दो, कंट्रीब्यूशन दे दो। अब इतने बड़े स्टेज के सामने वो ये तो नहीं कहेगा कि भैया मैं तो नहीं दे पाऊंगा। यहाँ भी वही हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल में जब पहले टारगेट दिए गए तो सुना ही। अब क्या था देखो, इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट, मतलब सारे देशों ने कमिटमेंट दिए थे उस टाइम, मैं इतना करूंगा, और वो दबाव इतना ज्यादा था कि इंडिया ने अपने कमिटमेंट्स को आगे ऑटोमेटिकली और टारगेट बड़े कर लिए, क्योंकि वैसे कंप्लीट हो रहे थे। आप खुद भी देखो पिछले 3 से 4 सालों में कितनी तेजी आ गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में, तुम तो बस ये देखो। ये बेसिकली एक ऐसा दबाव है आज के टाइम पे, आर्मी नेवी ये मजबूत होना जितना जरूरी था, उतना ही ग्लोबली अपने आप को चमकाने का एक तरीका ये भी है कि आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या योगदान दे रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा एक नया मसला आ गया है। तो अब देखो ना वो क्या कह रहा है, राइट रिव्यू ऑन इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट, पहले तो तुम पहले उसके बारे में बोलो। अब देखो आगे, हाउ दीस हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड इन सीओपी 26, मतलब 2021 देखो, 15 की स्टोरी पता होनी चाहिए तुमको, 21 की भी पता होनी चाहिए। और फिर बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपडेट किया, हैज बीन अपडेटेड इन 22 में, नेशनल ड्रिवन कंट्रीब्यूशन। अब इसमें कुछ बच्चे पिछला कोर्स भी लेके बैठे होंगे मेरे, उन्हें पता है कि ये 2 दिन हम इसी में लगाते हैं, पूरी स्टोरी लाते हैं वहां से 1994 से, ये सब नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन है, ये वो पंचामृत सब कुछ पढ़ा। अब तुम अगर सोचो कि मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के भरोसे चला जाऊं, कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन तो मिला नहीं पाओगे। और कभी-कभी तो क्या है, कुछ क्वेश्चन ये लोग जानबूझ के देते हैं मेंस में, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें क्लाइमेट चेंज की स्टोरी ही नहीं पता है। कुछ क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूं जजमेंट के लिए करते हैं लोग, इससे जज हो जाता है, लर्नर की स्थिति समझ में आ जाती है। इट्स लाइक कि तुम्हें आइसोबारी पता है और आप कह रहे हो मैंने तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी। ये वैसी चीज है, पूरी बैकग्राउंड पता होना चाहिए सर इसमें। आज तुम 25 में जी रहे हो, 15 का क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है, मतलब 10 साल की स्टोरी नहीं पता होगी तो कैसे काम है, तुम निर्णय कैसे ले पाओगे। तो देखो 2015 में हमने क्या किया, कमिटमेंट लिया, 2021 सीओपी 26 की मीटिंग, उसमें पंचामृत वाली व्यवस्था ली, मतलब बहुत कॉमन वर्ड आप न्यूज़पेपर में सुनते हो पंचामृत, ऐसे 5 टारगेट भारत में जो है दिया है कि हम ये करेंगे, और फिर बाद में आगे जाके इसको अपग्रेड करेंगे। तभी तो आप इस समय देखो कि चीजें बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो है अच्छा टारगेट अगर नहीं किसी को समझ में आया तो इस तरह के टारगेट थे हमारे, कि हम लोग जो है हमारी जो नॉन फॉसिल, मतलब जो भी कोयले वगैरह की जो चीजें उसको हम कम कर देंगे,
है ना, हम 2070 तक नेट जीरो पे आ जाएंगे, मतलब हम कोई उत्सर्जन कार्बन का जो है जितना करेंगे उतना ही प्रदूषण वापस भी ले आएंगे, मतलब इनडायरेक्टली हम पर्यावरण प्रदूषण में जीरो की स्थिति पे आ जाएंगे। तो अब ऐसे बाय द वे आपसे सवाल मेरा है कि कौन से पिलर का क्वेश्चन है, पहला तो ये सवाल, ये क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल लगना भी चाहिए, लेकिन आगे जाके ये पिलर 5 में जन्म लेगा, 4 और 5 का कंबाइन है, वो जो प्रोटोकॉल वगैरह वाली कहानी ना वो है ये। तो इस साल 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हो कि बिल्कुल, अब जैसे एक और ये था, देखो क्लाइमेट चेंज, कार्बन कैप्चर क्या होता है, यूटिलाइजेशन स्टोरेज, ये चीज न्यूज़पेपर से शुद्ध रूप से आई हुई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने। पिलर नंबर 4 पे आ गया, ये 2025 का मेंस के पेपर के क्वेश्चन है, इसमें पिलर 1 से कुछ मसाला मिला तुमको, पिलर 2 से भी नहीं मिला, सिर्फ प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन खूब मिलेंगे, मैं तुमको बता रहा हूं। अब मैं 2024 के मेंस के पेपर को लेकर आता हूं, ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़िए। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, डिस्कस द वेरियस मिटिगेशन मेजर्स टू डील विद द प्रॉब्लम एंड आल्सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड। भारत में नदी जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, इस समस्या को निपटने के लिए विभिन्न समन्वय उपाय संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा कीजिए। देखो कुछ हो ना हो, मुझे दो बातें समझ में आ रही कि वो रिवर इन द सेंस मेरे लिए हो गया वाटर, वाटर पोल्यूशन स्पेशली इंडस्ट्री से जो हो रहा है उसको लेकर बात कर रहा है। दो बात बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा है वो, मिटिगेशन मेजर्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम, मतलब इस प्रदूषण को तुम रोकोगे कैसे, और आल्सो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताने। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या पिछले 1 से 2 साल के न्यूज़पेपर में एक भी आर्टिकल या ऐसा कंटेंट नहीं आया होगा जो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड होगा? बस मुझे तो ये जानना है। तुम खुद सोचो कि जल प्रदूषण पे एक आध भी आर्टिकल नहीं आया होगा या कोई इनिशिएटिव सरकार का नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। अगर किसी बच्चे को पता है कि ये टॉपिक इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर से उठा लिख सकता है। जो आपके सवाल न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, कौन सा काम का है, कौन सा नहीं, हमको पता कैसे लगेगा? ऐसे पता लगेगा, क्लास में बैठना पड़ेगा, उसके लिए समय बिताना पड़ेगा, कुछ घंटे देने पड़ेंगे। अब क्या मजाल भाई साहब कि कोई वाटर से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन एग्जाम मतलब न्यूज़पेपर में आया और तुम छोड़ दो, तुम 2 लाइन में लिखो, लिखो और अपने आंसर्स में यही तो करना होता है, कहीं बॉक्स बना दो इस तरह के अच्छे-अच्छे और रीसेंट वाली चीजें तुम लिखो, नंबर तुम्हें ज्यादा मिलेंगे, एक नंबर ज्यादा मिलेगा। तो पिलर तुमको बहुत मदद करेंगे, ठीक है जी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के नाम पे अगर मैं बात करूं, नमामि गंगे मिशन है, अटल मिशन है, बहुत सारे ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, इन्हीं को हमें लिखना होता है। आगे आ जाओ, अगला सवाल लो, एनवायरमेंटल एनजीओ का क्या रोल है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है? आपको याद है पिलर नंबर 6 में मैंने अभी कुछ बोला था तुम्हें कि भारत द्वारा जितनी भी संस्थाएं एनजीओ हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, ये वो वाली चीज एनवायरमेंटल इंपैक्ट। और मेरे को तो लग रहा है कि पिलर में ईआईए भी लिखा था कि उसको हमें पढ़ेंगे, तो पढ़ा ही हमने। और मतलब 2 बार 2-3 बार भी देखना, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इसका वर्ड दिखाई क्या तुमको, स्लाइड में दिखाई दे, ईआईए दिख रहा है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हिंदी मीडियम, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या होता है, बेसिक लाइन बताता हूं। कोई बहुत बड़ा उद्योग खोल रहा है, इंडस्ट्री, सपोज गोलू नाम का एक व्यक्ति है, गोलू को एक इंडस्ट्री ओपन करनी है, पर वो गोलू की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है हानिकारक हो आसपास की जनताओं के लिए, जनसंख्या के लिए। तो इंडस्ट्री को खोलने से पहले किन किन चीजों की जांच होनी चाहिए, वो ये पर्यावरणीय का आकलन, उस क्षेत्र में उस इंडस्ट्री के खुलने से क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसकी एक रिपोर्ट, एक ऐसी व्यवस्था भारत में चलती है कि कोई भी इंडस्ट्री, जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो उसमें लोग कहते हैं यार मेरी फाइल रुकी हुई है, पर्यावरण मंत्रालय में रुकी है या एनवायरमेंट वाले डिपार्टमेंट में रुकी हुई है। फाइल रुकी हुई है इसका मतलब क्या है कि वो असेसमेंट में रुकी हुई है, सारी चीजों का असेसमेंट, कोई बड़ा डैम बनना है, कोई एयरपोर्ट बनना है, तो वहां कितने पेड़ कट जाएंगे, उसका कौन भरपाई करेगा, लोगों का क्या नुकसान होगा, बाढ़ की क्या समस्याएं आ सकती हैं, ठंड में क्या इशू होगा, बारिश में क्या इशू होगा, हर सीजन में क्या इशू रहेगा, ये सब असेसमेंट करना होता है। दैट इज, अब तुम्हें लगता है कि ऐसे टाइम पे एनजीओ का कोई रोल नहीं होता होगा, कई बार धरना करना है, सही चीज को, जो गलत चीज को सही दिखाना, लोगों तक पहुंचाए। सोचो एक कंडीशन, सोचो कोई फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइब्स हैं, कई बार वो ट्राइब्स नहीं पढ़ी लिखी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है, तो उन ट्राइब्स के लिए सच्चाई बताने के लिए, उनको लोकल भाषा में समझाने के लिए किसका रोल आएगा, एनजीओ का रोल आएगा, एक्टिविस्ट लोगों का रोल आएगा, अवेयरनेस कौन, तो एनजीओ एक ब्रिज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक और ये जो प्रोजेक्ट जो इनिशिएट कर रहा है उसके बीच में, समझ आई बात। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हमने जो बात करी है वो आई थिंक पिलर नंबर 3 में बोला था, है ना, ये लिखा है पिलर नंबर 6 ईआईए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो ये 2024 के मेंस का पेपर है ना। अब अभी रुकना है ना, शांति से बैठे तो मजा आएगा इसमें। ये देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है 2006 में, 2020 का क्वेश्चन है, हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन डिफर फ्रॉम एक्जिस्टिंग, सेम थीम, दूसरी बार क्वेश्चन, देखा कि नहीं देखा? सेम थीम 2016 का क्वेश्चन, रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट, तो उससे संबंधित है, उसका कुछ कंटेंट तुम यहां पर यूज कर सकते हो। अभी माइनिंग वाला बताया तुमको मैंने 2013 में, पूछा इलीगल माइनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर से देखो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर द प्रोजेक्ट इज क्लियर बाय द गवर्नमेंट, सरकार के क्लियर करने से पहले ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तुमने क्या सीखा पिछले 2 मिनट में, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या प्रोसेसिंग है वो बताओ मुझे। चीजें रिपीट होती हैं इसमें, पिलर्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन अगर आपने कर लिया तो मुश्किल से 8 से 10 टॉपिक निकलते हैं बस, हर एक टॉपिक का 200-300 वर्ड में सीख लो, काम खत्म तुम्हारा, इनका काम उसी को लिखना है, उसी को प्रैक्टिस करनी है, ये तो हम पढ़ेंगे सारी चीजें, मैं आपको बता, क्योंकि क्या समय समय पे चेंज होती रहती है, तो थोड़ा करंट आपको अपडेट देना पड़ेगा, बस क्या होता है। वो तो मैंने इसलिए कहा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा धैर्यता से पढ़ने वाला सब्जेक्ट, हड़बड़ी में कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, ठीक है जी।
अच्छा, ये एनवायरमेंट हमारा पेपर 3 में आता है, जीएस पेपर 3 में, है ना? तो कुछ क्वेश्चन उसमें आपको ऐसे भी मिलेंगे, फ्लड वाले, ड्रॉट वाले, वो मत भूलना, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन, उसको एनवायरमेंट से कनेक्ट मत करना, है ना? वो इस पिलर में कहीं ऐड नहीं। जैसे अचानक तुमने अगर पढ़ा फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज, तो ऐसा लगेगा यार ये तो पर्यावरण है, पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण नहीं है। इसमें आंसर आपको आपदा वाले ही लिखने पड़ेंगे, सरकारी योजनाओं को ही लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? जी हाँ, वाटर का एक समस्या, जैसे क्वेश्चन इस बार भी आया था, सी वाटर इंट्रूजन वगैरह जो था कि समुद्र का जल अंदर घुसने लगा है, तो वो क्या, ये सब आपदा, कोस्टल किनारों के आसपास जो होता है ना, वो आपदा से संबंधित है। तो इस चीज को भी जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान, ठीक है जी। और मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मेन से फटाफट, आप मुझे पिलर बताना, ठीक है? और थोड़ी सी थीम आइडेंटिफिकेशन भी आपके लिए हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम कि भाई चल क्या रहा है। फिर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे आएंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जैसे ये, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बताइए, उसका फॉर्मेशन, इफेक्ट और मिटिगेशन कैसे होता है, और उसको फिर गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल से समझा, मतलब आपको पोल्यूशन वाला पिलर। अब स्पेशली स्मॉग कहाँ मिलता है, पानी में मिलता है, हवा में मिलता है, कोहरा, तो बेसिकली आपको एयर पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से। इज इट क्लियर ना? गुड। ये देखो, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वो पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसके इफेक्ट बताइए, उसको कंट्रोल कैसे करोगे, ठीक है? और इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये कब आएगा भाई साहब क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर देखो। अब नहीं, मैं तो करंट अफेयर्स ही पढ़ के जाऊंगा, सर की ज्यादा क्लास है, बहुत ज्यादा कंटेंट है सर में, अब पढ़ लो इसको। कैसे करोगे, मतलब यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग नहीं बतानी है, वो तो ये बताना है कि तुम्हें ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कैसे उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। और क्वेश्चन पूछ कर रहा है, जब पेरिस एग्रीमेंट आ गया उसके बाद पूछ रहा है, तुम सेंस तो देखो, दुनिया क्या सोचेगी पेरिस एग्रीमेंट ही पूछा जाएगा, अभी तुम देखो ये कहाँ पूछा। तो अब समझिए चीजों को कि आपको बहुत ही अच्छे से ये पिलर्स पर, और ये एक्चुअल में पोल्यूशन से कहानी शुरू हो रही है मेंस वाली, है ना? पोल्यूशन का पिलर कौन सा बताया था? तीसरा, चौथा। तब तक असली जनता भाग जाएगी, जिनको जाना भागी जा रहे होते हैं, फिर तो पोल्यूशन में टिक गया, वहां तक टिक गया, वो तो फिर बैठना ही पड़ेगा। तुम देख ही लो असली गेम तो कब शुरू हो रहा है, भागने वाले भाग जा रहे हैं, तो पिलर में पता ही नहीं है भाई कैसे मैच होंगी चीजें। हाँ, आगे बात समझ में। अब ये सैंड माइनिंग वाली कहानी थी, तो माइनिंग वाला जो पार्ट है, सैंड माइन हुआ, ये हुआ, वो भी एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट में कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग के तहत चीजें आती हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है जैसे ये जो भी उसी में आएगा, ये कार्बन क्रेडिट, क्लीन डेवलपमेंट, ये सब क्योटो प्रोटोकॉल है, ये उसी के कीवर्ड है, ये सब क्योटो प्रोटोकॉल आंसर में इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो तीन से अब नया रूप उसका तुमने देख लिया, वो पेरिस एग्रीमेंट के तहत पूछने लगा। तो मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई आपको कि किस तरह से पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ये जो प्रोटोकॉल है वो काम के। डन। अब मैं आता हूँ प्लेन क्वेश्चन, देखो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ मेंस इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से तुम्हारे पास कुछ लिखने को जरूर होगा। प्रीलिम्स में रायता फैलता है लोगों का। अब तुम्हें मेरी बात समझना है तो समझो, नहीं तो जैसा तुम्हें ठीक लगे। प्रीलिम्स में तो मान के चलो अप्रॉक्सीमेट 12 क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेंगे, ठीक है? और 12 में से 7 क्वेश्चन तो मान के चलो कि बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकते हैं करंट अफेयर्स और इस कोर्स की मदद से। कुछ रैंडम धनुष्मान आते हैं, रैंडम कैसे वो बता देता हूँ मैं, जिन पे मैं जनरली आपसे कहता हूँ कि उसमें हाथ नहीं लगाना है, इस तरह के क्वेश्चन। जैसे उदाहरण के तौर पे ये ये कंट्री लिखी हुई है और उनके सामने ये एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। अगर आपने नहीं सुना, कुछ एक दो प्रजाति न्यूज़पेपर में है, बट भाई एज अ लर्नर पर्सपेक्टिव बोलता हूँ, साल भर के करंट अफेयर में से इतनी बारीक चीज पढ़ तो ली, लेकिन याद रखना इज डिफरेंट थिंग। तो ऐसों में हाथ मत लगाओ, जो डुएबल क्वेश्चन है उन पे आप करो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस तरह के क्वेश्चंस कुछ बच्चे कर पाते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रहा है, न्यूज़ में रहने के साथ अपडेट हुआ था, उसके चक्कर में ये चीजें रही हैं, तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिकली सॉल्वेबल हो सकते हैं, जैसे कोकोआ प्रोड्यूसर कौन थे, क्या थे, तो ज्योग्राफी एनवायरमेंट के साथ एग्रीकल्चर के साथ जो मिक्स होकर आते हैं कुछ क्वेश्चन, वो सॉल्वेबल हो जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, ये क्या लगता है आपको कहाँ से आया होगा, मतलब ये कौन सा पिलर से होगा ये? देखो इसको, ये पोल्यूशन वाला है, पोल्यूशन वाला है। अब पढ़ा आपने परफ्लोरोअल्किलिक और परफ्लोरोअल्काइल जो है सब्सटेंसेस हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अब ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो कोई बच्चा जनरली पढ़ रहा है पोल्यूशन सेक्टर में तो ठीक है, बट ऐसा सपना नहीं आएगा यही आएगा। इनको जब आप ढूंढने बैठोगे द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में साल में एक आध बार इनके बारे में चर्चा हो जाती है। तो कुछ 8 10 ऐसे प्रदूषक हैं जो अक्सर क्वेश्चन वहां से रिपीट होते रहते हैं। तो प्रदूषण वाले सेक्टर, अब जैसे ये पढ़ लिया आपने, फिर देखो ये वाले क्वेश्चन को देखो, मर्क्यूरी पोल्यूशन, ठीक, मर्क्यूरी पोल्यूशन जो है कहाँ कहाँ से हो सकता है, सोर्स जिसको हम कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है? उसके बाद में हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन यूज होते हैं, उनमें से इनमें से कौन कौन से जो है मेकिंग में यूज होते हैं, ये भी वहीं से दिखा तुम्हें क्वेश्चन। नहीं नहीं अभी पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें लगेगा स्किप करो, पढ़ोगे तो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, इस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि जनरली आप एक पैटर्न निकालो कि ज्यादातर इनके क्वेश्चन सभी रहते हैं अब आंसर्स के द्वारा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, among the following crops which one of the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide, ये भी हम लोग जो है प्रदूषण के साथ इसको हम जब सोर्सेस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जनरली पढ़ रहे होते हैं। तो अब जैसे वो मर्क्यूरी वाली बात करी थी हमने, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से संबंधित पूछ लिया कि वहां कैसे प्रदूषण कर रहा होता है, उसको लेकर सवाल है। थीम समझ आ रही है कि किसी एक पर्टिकुलर उसे लोग किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछ रहे होते हैं। ये पिलर कौन से बारे में बात कर रहा था मैं आपसे, पिलर नंबर तीसरा है। अभी देखो, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन सबसे ज्यादा कौन करता है? ये भी प्रदूषण वाले, सॉल्व नहीं करना है आपको, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन का टाइप पैटर्न की, क्वेश्चन आ कैसे रहे, कहां से आए। और देखो कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ,
7-8 करना नहीं है, वो उतने ही होंगे, है ना, लगे ध्यान रखना। और हर साल क्वेश्चन तुम देख लो, हर साल क्वेश्चन प्रदूषण के सेंसेस में मिलेंगे। और दिखा मैं अभी थांबा, पूरा अच्छे सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो, जल्दबाजी नहीं करना है ऊपर में। जब भी हम कोई भी क्लास पढ़ें तो हमें पता हो क्या चल रहा है। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कोयले थर्मल पावर प्लांट से कौन सा प्रदूषण निकलता है? देखो ना, अभी आपको मैंने बताया कॉपर स्मेल्टिंग से कौन सा प्रदूषण आ रहा है, ठीक है। उसके पहले अपने मर्क्यूरी पोल्यूशन कौन कौन करता है, मतलब सोर्स, पोल्यूटेंट का सोर्स पता होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री को किस प्रकार का प्रदूषण कर रही है वो पता होना चाहिए। प्रदूषण में क्या चीज निकल रही है वो तुम्हें याद करना है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, उनमें कुछ कुछ जगहों पे क्या क्या मिलता है प्रदूषण के नाम पे, सोर्स। एसिड रेन हो रही है तो उनमें क्या है, किससे बनके हो रही है। फोटोकेमिकल स्मोक किससे मिलकर बनता है, एयर पोल्यूशन। सेम कहानी देखो स्टील इंडस्ट्री, देखो कोयला पड़ा, कोयले की इंडस्ट्री ने मर्क्यूरी, कॉपर, कोई बड़ी बात नहीं इस बार क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का भी आ जाए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कौन सा प्रदूषण निकालती है भाई। ये तो मैं देख रहा हूं ना, क्वेश्चन पढ़ के ऑब्जर्व करके मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इंडस्ट्री जो है बहुत प्रकार की है और हर प्रकार की इंडस्ट्री में कुछ तो प्रदूषण होता है, तो एटलीस्ट मुझे बेसिक पता हो कि भाई कहां से कौन सी गैस निकलती है। अब जैसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसेस को वो लोग कैलकुलेट करते हैं, वो पूछ रहा है इसमें। अच्छा, प्रदूषण के अलग अलग तरीके आते हैं, जैसे आपने देखा माइक्रो बीट्स हो गए, माइक्रो प्लास्टिक हो गया, अक्सर न्यूज में रहता है, उनके बारे में जनरल जानकारी ले रहा है। अगर आप, अब जैसे इंडस्ट्री की बात की, इंडस्ट्री पोल्यूशन करती है, कल को क्रॉप बायोमास हम लोग अक्सर नॉर्थ इंडिया में ठंडे के टाइम पे सुनते हैं लोग पराली जला रहे होते हैं, है ना, बीट का जो बचा हुआ स्ट्रॉ है वो जला रहे होते हैं, स्टबल बर्निंग कर रहे होते हैं, तो बर्निंग के टाइम भी तो कोई पोल्यूशन निकल रहा होता है, तो वो उस समय कौन सी गैस रिलीज हो रही है। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है। बेंजीन पोल्यूशन किन किन चीजों से होता है, बेंजीन किस में से निकलता है वो पूछ रहा है। ठीक है, जो कॉपर का बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ। तो पिलर 3 से मुझे सीखने को मिलता है क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज को देख के कि भाई पोल्यूशन वो चैप्टर है जहां से मेंस में भी क्वेश्चन मिल रहा है, प्रीलिम्स में भी मिल रहा है। प्रीलिम्स में भी ज्यादातर क्या मिल रहा है कि पोल्यूशन कौन सा निकल रहा है, पोल्यूटेंट कौन सी गैस निकलती है वो बताओ, कौन सी इंडस्ट्री क्या गैस निकाल रही है वो बताओ, सोर्स टाइप की चीजें। और एक बात और सोचो, ऐसे क्वेश्चन में तुम एग्जाम में बैठे हो, घबराहट अलग जाती है साथ में, जैसे नाश्ता करके घर से जाओ तो घबराहट भी साथ में जाती है एग्जाम के दिन, बिल्कुल मुक्त जाती है। एडमिट कार्ड रख लिया, यहाँ रख लिया, पेन रख लिया, यहाँ रख लिया, पेंसिल यहाँ रख ली, घबराहट 2 दिन से ऑलरेडी साथ में। उस घबराहट में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है 4 में से चीजें। तुम सोचो, तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए, तो तुम सही गलत को पहचान पाओगे। तुमसे नहीं होना, नहीं तुम आधे लोग तो घबराहट में सही आंसर गलत करा रहे हैं, और वो घबराहट एक ही चीज से जाएगी जब तुम्हें अंदर से पता है मुझे चीजें याद है। तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं, तुम सोचेंगे हो जाएगा कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ के कुछ नहीं होना। मतलब मैं भाई वो व्यक्ति नहीं हूँ कि तुमको जो है बिल्कुल अरे सब कर लेंगे हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुमको याद करना पड़ेगा। तुमको मतलब कुछ टॉपिक्स जो 6-7 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करने हैं उसके लिए तुम्हें चीजें याद करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। समय तुम पूरा दे रहे हो ना, तो ठीक से पढ़ो, ये कहना चाहूँ। ठीक है जी, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। पिलर आइडेंटिफाई करना आप लोग, बहुत हो गया पोल्यूशन। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, पहले आए हैं क्वेश्चन, अभी 3-4 साल से नहीं दिख रहे हैं, पर इनका कोई भरोसा नहीं, आ जाएंगे तो हम फिर तो न्यूज में था आगे बैठे। 2012-13 में था ये क्वेश्चन, सेम उसी थीम पे फिर ये क्वेश्चन आया। इनमें से वो कौन सी चीज है जहां पर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज द बायोमास। ये पिलर 1 का क्वेश्चन हो गया। अभी जो मैं बता रहा था, ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लेपर्ड भारत में कौन नहीं मिलता, जैसे चीता है, चीता ही नहीं था ही नहीं, हमको बाहर से लाना पड़ा, बाकी तो सब मिल जाता है। इनमें से कुछ वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसा राज्य है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम लैटिट्यूड पे है जहां पे नॉर्दर्न राजस्थान गुजरता है, नॉर्थ राजस्थान और ये एकदम सेम लैटिट्यूड पे, 80% उसका फॉरेस्ट एरिया में, 12% जो है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में, ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। इनमें से क्या वो चीज़ है जहां ह्यूमन और बायोडाइवर्सिटी साथ में रहते हैं, मतलब मानव और जैव विविधता साथ में है बिल्कुल। तो इनमें पिलर 1 की कहानी है। अलग अलग तरह के वेटलैंड आ जाते हैं, उनके साथ कौन सी नदियां हैं, नदियों का कॉन्फ्लुएंस को पूछता है। अब देखो इंडियन ज्योग्राफी मिक्स कर दी, लोकेशन भी मैप से पढ़ना पड़ेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग जो है कर पाओगे। अब ये डंपा टाइगर रिजर्व, गुमटी, सारामाटी पीक, अब ये दो तो चलो दिख रहा है, ये तो ज्योग्राफी आ गई, इंडियन ज्योग्राफी का पर्वत आ गया, मिक्स कर दिया, इंडियन ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, नाचते रहो। ये गया मैप, खरीद ले, क्यों खरीदोगे मैप, मैं पढ़ाऊंगा ना, चाहिए मुझे बस, तुम काम दे दो, फोटो कॉपी करा लूं, चला जाऊं फोटो कॉपी कराने, मैप खरीद के ले आऊं, थोड़ी देर बाहर आऊं, रास्ते में चाली गई, नहीं आना बेटा ये सब चीजों से, पहले ले आता हूं नीला वाला अलग ले आता हूं, थोड़ा सा गोला लगाने में मदद मिल जाएगी, खाली वाले ले आता हूं, कुछ नहीं कर पाते तुम तो क्लास में आओ, प्रिंटर खरीद लाऊं, रिफिल रिफिल हो गई, रिफिल कराना प्रिंटर, नहीं करना ये सब काम। पढ़ाई वाले माहौल से कोई भी अगर किसी भी कारण से बाहर जा रहा है, मतलब तुम्हें माहौल सेट हो गया, मन तुम्हारे में चढ़ गया बिल्कुल, जी हाँ, जरा चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, कर लूं क्या थोड़ा, गंगा की डॉल्फिन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है वो, देखो कैसे चीजें शिफ्ट होती है। थोड़ी देर पहले प्रदूषण पे थे हम लोग, भाई साहब कॉपर इंडस्ट्री तो कोयला इंडस्ट्री तो लोहा की इंडस्ट्री तो सेमीकंडक्टर, अचानक एकदम गंगा की डॉल्फिन आ गई, तो समझ रहे हो। इनमें से कावेरी बेसिन वाला जो मैंने बताया तुमको क्वेश्चन स्टार्टिंग में, एलिफेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि लीडर उसमें से फीमेल होती है, उनका गर्भधारण समय 22 महीने का होता है, ज्यादातर जो है वो 40 साल तक, और उसके क्या वो हाईएस्ट जनसंख्या केरला में है। देखो ऐसे क्वेश्चन कितना ज्ञान चाहिए, हाथी पे बैठी है मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से। स्वयं डियर 12 सिंगा इनमें से कहां मिलता है, लो पढ़ लो लिस्ट, तुम अब ले लो, पर तुमको जान के हैरानी होगी, बच्चों ने आंसर सही करके आए, ये पढ़ा है हमने क्लास में कवर करा है, किया उस टाइम, पढ़ के आए उस टाइम, उस साल जो है, ये रिसेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पुराने नहीं, मस्त डियर वाला बता दिया तुमको। डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया, कहां है डिस्ट्रिक्ट में, ये वो देख लो तुम। फिर देखो जीव जंतु के नाम पूछ ले, रावटी डॉल्फिन, स्पॉटेड कैट्स, ब्लूफिन मशीर और का लो, मुझे डर लग रहा है कुछ तो लगेगा ना, अभी तो कॉपी पेस्ट रुकवा दिया मैंने, तो कुछ तो करोगे तुम। पकुई कहां पे है, पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां बैठे हैं,
अरुणाचल प्रदेश में है लेकिन मुझे याद कैसे होगा सर, वो मैं कराऊंगा। पूरी इंडियन ज्योग्राफी का मतलब जो है आप भूल जाएंगे इस क्वेश्चन में, जिसने पढ़ा वो पढ़ के तो देखो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में कौन लिंकेजेस बनाता है, लियो सत्यमंगलम, नल्लामाला, नागरहोल, शेषाचलम। मैं कह रहा हूं तुम मैप से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो पता ही नहीं है कहां जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि इसका आंसर सत्यमंगलम कैसे निकल आया। नल्लामाला थोड़ा ऊपर आ जाता है तेलंगाना की तरफ, नागरहोल एकदम वेस्टर्न घाट की तरफ आ जाता है, शेषाचलम पुष्पाचलम आंध्र प्रदेश में जाता है, बचा सत्यमंगलम जो नीलगिरी के आसपास है। बेटे बेटे आंसर ऐसे निकलेंगे भाई साहब। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले इस तरह के आज के सेशन की जरूरत थी या नहीं थी, मुझे तो ये समझना है आप लोगों को, बहुत ज्यादा जरूरत है। अंधेरे में बैठे रहते हैं हम लोग, पता नहीं चलता क्या पढ़ना है। अब मैं बता रैंडम कुछ भी पढ़ाऊंगा तो तुम्हें बताओ ये अच्छा है, इस पिलर की कहानी पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, जब मैं 6 दिन नेशनल पार्क पढ़ाने में लगाऊंगा ना, 6 दिन 6 डेज, तो किसी के दिमाग में सवाल आ जाए ये 6 दिन कौन पढ़ाता है नेशनल पार्क, तो तुम ये वाले क्वेश्चन को अज्यूम करना कि ये मैप के बिना सॉल्व होगा क्या, इस तरह की चीजें है कि नहीं। सही बात, आप जो है उस टाइम याद करना स्पेशली इस तरह की चीजें कि कौन सा है जो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक सब क्लाइमेट मिलता है कौन से नेशनल पार्क में। आप सोचना कि सर 6 दिन क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम लोग आराम से शांति से बैठ के इस तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ पाएं कि किसके साथ जो है कौन सी नदी का संबंध बनेगा, कौन सा टाइगर रिजर्व सीधा स्टेट से मैच हो जाएगा। इसलिए मुझे 5 से 6 दिन लगेंगे पढ़ाने में, नहीं याद कराने में लगेंगे। पढ़ा तो एक दिन में, तुम याद कराना पड़ेगा इनको। सर भूख लग रही, वेल डन विजय, यही करना बेटा। जिस दिन एग्जाम में निकले पूछे घर वाले क्या हुआ बेटा, पढ़ा रहे थे तो भूख लग रहा था, भूख पे जान था मेरा, भूख पूरा सब्सक्रिप्शन भूख में निकाल दिया। हाँ जी सर, भूख पूरा जीवन भूख में निकाल दिया सर, भूख लगा है। अब ये क्वेश्चन है भाई, नहीं आएगा सपना मुझे यार कि कौन सा मैंग्रोव कहाँ है बेटे, मेरी बात समझ में आ गई। पिलर 1 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कम से कम मैं तुम्हें पिछले अब ये अगस्त वाले बायोस्फीयर रिजर्व, इस पिलर से मिनिमम पिछले 15 साल 10-12 साल में कम से कम तुम 30 से 40 पीवाईक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो। 30 से 40 पीवाईक्यू आ चुके हैं टोटल, 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे पिछले 10 साल में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 साल से ठंडा पड़ गया है टॉपिक, मतलब फिर जागेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि शॉर्टकट वाले जो ज्ञान दे रहे होते हैं वो कहेंगे ये आ नहीं रहा, ये काम का नहीं है, चलो छोड़ दो इसको, यहाँ से आते हैं यहाँ से पढ़ लो बस। सो 1-2 साल में जो एग्जाम देने वाले वो तो पढ़ लेना। अब मैं आता हूँ कुछ पर्टिकुलर पिलर में, जैसे मैं बता रहा था इकोसिस्टम क्या होता है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट ये सब इनमें कहाँ पाए जा रहे हैं, या बेसिकली वो आपसे बोले कि कुछ स्पीशीज हर्बीवोर होती हैं, कुछ स्पीशीज ये होती हैं वो होती हैं मरीन होती हैं, ये पिलर 2 वाले क्वेश्चन हो। मतलब ये वो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन है तो बन जाते हैं, पूर्ण रूप से छूट जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा रैंडम सवाल पूछ लेते हैं लोग कई बार अलग अलग नाम की स्पीशीज। और इसके जब तुम सोर्स ढूंढने जाओगे तो ऐसी जगह छुपे होते हैं कई बार कि वहां तक अगर पढ़ने बैठ जाए तो हमें नहीं समझ आती चीजें कि हो गया इनमें से पैरासाइटोइड जो है वो कौन होते हैं। अच्छा इसमें फिर कई बार यूपीएससी का आंसर और नॉर्मल जो आंसर है वो तक वेरी कर जाता है। सो इसको हम सबसे लास्ट वो देते हैं कि इस पर आप थोड़ा सा कम ध्यान दें। ये सिकाडा, फ्रॉगोपर, पॉन्ड स्कैटर, ये क्या होते हैं, पक्षी है कि इंसेक्ट है कि रेप्टाइल है कि मछली है, कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं कन्वर्ट पिलर 1 की मदद से, और कुछ नहीं हो पाते। तो आपको उस टाइम मोमेंट पे आपको समझना होगा कि क्या स्किप करना है क्या मुझे देखना। तो 3 पिलर मैंने आपको बता दिए, कुछ 1-2 पिलर के कुछ क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, उससे आप थोड़ा सा और आपको आइडिया लग जाएगा इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में। आपको याद है मैंने एक पिलर बोला था जिसमें क्लाइमेट चेंज तो ठीक है, साथ में ग्लोबल लेवल पर, इंडिया के लेवल पर हम एनजीओ संस्थाएं बना रहे होते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे ये, और वो ज्यादा करंट वाली बहुत पूछते हैं कि ग्लोबल, तो 4-5-6 का मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं। ये हो गया आर्कटिक काउंसिल के बारे में पूछ लिया, इनमें से कौन से देश आते हैं कौन से नहीं आते हैं, है ना। उसने पूछ लिया बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव सस्टेनेबल फॉरेस्ट के लिए, वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में उसने पूछ लिया, दिस इज आल्सो एन एनजीओ। फिर प्रोटोकॉल के साथ पूछ लिया नेक्स्ट 1 सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ये किसके अंतर्गत कौन, अभी सारे प्रोटोकॉल का आइडिया चाहिए अपने। आगे दिग्विजय खोलो, परेशान पहले परेशान हो लो, पढ़ाई वढ़ाई अगले साल कर लेंगे, पहले परेशान हो लो, पहले परेशान हो लो। अब जरूरी है परेशान होना, बहुत जरूरी है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, आई बात समझ में। ये सब करंट वाली कहानी से पूछ रहा होता है। फिर कई बार कुछ क्वेश्चन जैसे ये जो एक्ट्स रूल्स वगैरह में ये कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पांस, ये भी न्यूज़ में था इसलिए भी आया, मतलब कुछ चीजें इस वाले सेक्टर से तो ज्यादातर तुम्हें न्यूज़ वाला कंटेंट मिलेगा। जैसे अभी आज स्टार्टिंग की क्लास में मैंने इसी वाले पिलर से क्वेश्चन दिखाया था तुमको, वो बहुत मोस्ट रिसेंट न्यूज़ आर्टिकल वाला जो 6 वाला जो बताया था, याद है। ये क्वेश्चन कहां गया, ये वाला, ये करंट अफेयर्स वाला था, ये COP 28, ये करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन था। ये पिलर के क्वेश्चन ज्यादातर करंट अफेयर्स वाले मिलते हैं, पिलर 5-6 वाले जो है। अब इस बार जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था प्रदूषण को लेकर, वो कार्बन डाइऑक्साइड और सीमेंट इंडस्ट्री पकड़ ली इस बार। तो थोड़ा सा डिटेल पूछ रहा है, बार इंडस्ट्री कोई भी ले रहा है उसका पोल्यूशन का सेंस वो पूछ रहा है कि किसी इंडस्ट्री से पोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हमारा वो बहुत जरूरी था एटलीस्ट पिलर आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, किस टाइप से पूछ रहा है, ये मैं आपको फिर स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं और क्लास के बाद साथ में ही आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, क्लास में बहुत सारे मैं पोल्स कराऊंगा, लाइव पोल्स, चीज़ें याद कराने के लिए। सो प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करें, रेगुलर रहें। मतलब मेरा तो ये थॉट है कि जरूरत नहीं पड़ेगी घर रिवीजन करने की भी, कितना मैं याद करा दूं, ठीक है जी। अब 1-2 चीजें जो आपको मेरे पढ़ाने के बाद अगर रीड करनी है, मतलब रिसोर्सेज के मामले में अगर मैं आपसे कहूँ, तो जो एनसीईआरटी स्पेशली क्लास 12th की बायोलॉजी वाली है ना, उसमें एंड में तुम्हें चैप्टर 14, 15, 16 वगैरह मिलेंगे। क्या बोला मैंने, क्लास 12th की बायोलॉजी वाली जो बुक है, ओके जी हाँ, उसके आखिरी के जो चैप्टर है वो थोड़े से आपके लिए काम के हैं। बाकी तो मेंस का कंटेंट वो सब मैं दे दूंगा, मतलब तुम अपना पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दो, ये ढूंढा ढूंढी मत करो कंटेंट, वो सब मेरा काम है, उसमें कर दूंगा, ठीक है। और जो कंटेंट मैं क्लास में लिखा रहा हूँ, कुछ चीजें जो दे रहा हूँ वो थोड़ा ज्यादा काम का है, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ करंट अफेयर्स जो रहेगा, आप हर दिन जिनसे भी पढ़ रहे हो, या तो कोई क्लास ले रहे होंगे आप, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ते रहो बेसिकली। मतलब मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स कैसे कवर होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका वो ये है, मैं बताता हूँ, जो मुझे लगता है पर्सनली। अगर आप बिल्कुल नए हैं या आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, दो चीजें कुछ भी हो सकती है। नए हैं तो टाइम खराब नहीं करना चाहिए, आप किसी भी एजुकेटर से सीधी क्लास लेनी चाहिए आपको,
क्योंकि एटलीस्ट वो थोड़ा तो कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं। कई बार आप जैसे एनवायरमेंट यूज नहीं आएंगे जैसे नहीं लगा, थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट वो लोग सेट कर सकते हैं। फिर एजुकेटर जब क्लास लेते हैं तो करंट अफेयर्स अलग अलग टॉपिक के पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स आ गया, मान लो इकोनॉमी की कुछ आई खबर, एनवायरमेंट, आप अपने पास सेक्शन बना के रखें, अलग अलग पेजेस डेवलप कर लें, अलग अलग फाइल्स बना लें, और जो वो पढ़ा रहे हैं उसी का शॉर्ट में करंट क्या चल रहा है, क्या चीजें आई हैं, प्रावधान क्या है, वो अपने लिखते चलें। मंथ एंड हो गया, कोई भी XYZ करंट अफेयर्स की जो भी मैगजीन है उसका इंडेक्स चेक कर लो और देख लो कि कोई नई चीज तो नहीं है, नहीं तो उसको भी पढ़ के वहां अपडेट कर लो सब्जेक्ट वाइज। एक तरीका ये आप कर सकते हैं, ठीक है। जो लर्नर्स को सब्जेक्ट आइडिया है वो समय बचाने के लिए थोड़ा डायरेक्ट लगे तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, बट यू शुड राइट सम की फैक्ट्स आल्सो, उसके की पॉइंट्स आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड आपको भी करने चाहिए। एंड एट द एंड आप लास्ट में मैगजीन यूज करो, इंडेक्स चेक करो, पहले कोई नई चीज है तो ऐड कर लो, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर एक ही पढ़ पाते हैं, दूसरा नहीं पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ा, किसी ने द हिंदू नहीं पढ़ा, तो वहां से कवर हो सकता है। अब बच्चे 90% क्या कर रहे हैं, मैगजीन से पढ़ेंगे, लेके बैठ जाते हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, याद हो रही मैगजीन, पढ़ते समय खुद से सवाल तो पूछना, किसी दिन याद हो रहा है जो पढ़ रहा है, कुछ नहीं होता है। हर दिन चीजें कवर करनी होती है, यहां से जाकर फिर आप उसको कंपाइल, ये तरीका है। नए लर्नर और जो पुराने, उनमें एक अंतर ये है कि वो अपने रिसोर्स, स्टार्टिंग वाला रिसोर्स चेंज कर सकते हैं। नए हो तो डायरेक्ट टीचर से आ जाओ, और ज्योग्राफी एनवायरमेंट आप पढ़ो, सब यहीं से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मंथ में एक वीडियो में लाता हूं, उसको भी देख लिया करो, आधा 1 घंटे का रहता है, उसमें महीने की काम की चीजें कवर करा देता हूं, वहां से आपका रिवीजन हो जाए। ये बेसिक तरीका, बाकी सब झोल है, सब बहानेबाजी ना करनी, ये तरीका, ठीक है, जो मैंने तुमको बताया। थैंक यू सो मच। कल से हम पिलर 1 शुरू करेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, और इस माइंडसेट से आना कि मैं चीजें थोड़ी याद भी कराऊंगा, मेहनत भी कराऊंगा, तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। और कुछ भी करो, नियम बना लो कि क्लास डेली लेनी पड़ेगी, बस कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।